Okay, good morning, everyone. Uh, Good morning. I just want to reply from your side. Just let me know if I'm audible. Yes, sir. Good morning. Okay. Okay. So it would be great if you guys like respond. Okay, it's great कि अगर आप टेक्स्ट करके आप रिप्लाई कर रहे हो बट स्टिल अगर आप अपना माइक ऑन करके रिप्लाई करोगे इट लाइक गिव्स मी अ फीडबैक कि यू गाइस आर गेटिंग इट जो कि मैं बोल रहा हूँ यू गाइस आर गेटिंग दैट थिंग एंड ओके एंड okay, so just let me know if everyone is able to see the screen. सबको screen visible है? Yes, sir. Sir. Okay, Yes, sir. okay, great. If there will be okay, great. If there is any issue with the screen or maybe with the audio, just let me know. मेरे को interrupt कर देना बीच में या फिर अगर आप mic on नहीं करोगे तो in that case just आप चैट बॉक्स में एक बार लिख के भेज देना मेरे को सो डैट आई कम टू नो मतलब इट विल बी बेटर कि मेरे को पहले पता चले अगर ऑडियो में कोई इशू हो मैं बोलता रहूँ एंड फिर आपको ऑडियो नहीं आ रहा तो दैट दैट विल बी अ प्रॉब्लम ना ओके okay so it's time so let's start with this so okay so as per the timetable we are supposed to start with the clavicle the radius and the ulna today right am I right या और कुछ भी है just ओके जस्ट से और जस्ट राइट डाउन अ यस इफ जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ वो टाइम टेबल में है आज के लिए द क्लैविकल द रेडियस एंड द अल्ना यही है यस और नो Yes, sir. okay great so let's okay so let's start with the clavicle now and then we'll jump over to radius and then the ulna okay so first of all talking about or you can say starting with the clavicle कैन एनी वन टेल मी लाइक ये चीज़ हम हर टॉपिक में करने वाले हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक और एनी पर्टिकुलर कंसेप्ट आई विल बी जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट रिव्यू फ्रॉम योर साइड कि बिकॉज आप सबने पढ़ा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में ना जस्ट टू नो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपको कितना इसके बारे में आइडिया है इस बोन के बारे में एंड ऑल दैट एंड देन वी कैन जस्ट बिल्ड अप ऑन दैट उसके बाद हम उसको और एडवांस आगे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है वो सब हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं ओके सो कैन एनी वन टेल मी लाइक कैन एनी वन वॉलंटियर एंड टेल मी एनीथिंग अबाउट द क्लैविकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है हाँ या चैताली Yes, the only horizontal bone placed in the body. It has ओके membranous ossification centers also. एग्जैक्टली दैट इज intramembranous ossification okay we'll be talking about that okay great anything else uh, okay so that was great it is the only horizontal bone or you can say it is the only long bone that lies horizontally in the body right and apart Yeah. from and apart from that you said that it has got the intramembranous type of ossification we will be discussing about ossification in a bit anything else about the clavicle like is this bone more susceptible to go into fracture में काफ़ी commonly जाता है कि बहुत कम जाता है fracture में बन नहीं जाता है. काफ़ी कॉमन फ्रैक्चर में जाता है एग्जैक्टली एंड एनीथिंग एल्स कुछ भी Connects the axial skeleton to the एग्जैक्टली skeleton. टू द एपेंडिकुलर स्केलेटन ओके वो भी हम भी अपन डिस्कस करते हैं कि एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन होता क्या है एंड एनी मसल अटैचमेंट एक मेजर मसल अटैचमेंट हमें देखने को मिलता है ऑन द मीडियल साइड ऑफ क्लैविकल Sternocleidomastoid. Exactly. We have got the SCN, the sternocleidomastoid, and there was a question. जब मैं जामिया का एग्जाम दे रहा था एक क्वेश्चन आया था इट वाज लाइक रियली सिंपल क्वेश्चन बट बहुत लोग गलत करके आए थे इट वाज लाइक कि वी नो विच आर द फॉलोइंग मसल्स हैव देयर नेम अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट तो इट वाज कि sternocleidomastoid is the muscle which has got its name according to its attachment right कि मतलब उसका sternocleido and mastoid means sternum पे एक attachment है क्लीडो मीन्स क्लैविकल पे अटैचमेंट है एंड देन द मैस्ट्रॉइड प्रोसेस कोई मेरे को बताएगा कहाँ प्रेजेंट होता होगा इज इट द पार्ट ऑफ द स्कल और कोई और पार्ट होता है कुछ होता है ईयर के रिस्पेक्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है मैस्ट्रॉइड प्रोसेस पीछे. ईयर के पोस्टीरियरली है ना ईयर के पोस्टीरियरली अगर आप पैल्पेट करोगे यू विल फाइंड अ मैस्ट्रॉइड प्रोसेस ना
you will find a small okay, I hope हाँ ठीक है, small process, small, you can say a bone, this is palpable here, that is called as mastoid process. Okay, so we can say that we have got a mastoid process, and then we have got a clavicle and a sternum. So that is the sternum, credo and mastoid, and it has got two heads. Distal attachment जो है that is you can say it has got two heads distally. And इसका एक्शन क्या होता होगा, ये कोई बता सकता है? एससीएम से स्टार्ट कर लेते हैं पहले हम. इसका एक्शन, कैन एनीवन टेल मी द एक्शन ऑफ एससीएम? Same side flexion and opposite side rotation. Exactly. That is let's say if you're talking about right side SCM, that is ipsilateral lateral flexion, right? Ipsilateral means same side lateral flexion, and then there is contralateral rotation, है ना, opposite side rotation. So same side lateral flexion and opposite side rotation, that we can see when there is unilateral contraction of SCM. एक side SCM का contraction होता है, then we can say same side पे ipsilaterally there is lateral flexion and contralaterally there is rotation. What will happen अगर bilateral contraction of SCM होता है? तो मैंने करके बता दिया. Extension of neck. Yeah, there is extension, some sort of, but mainly Flexion of the neck. Exactly. Cervical flexion. Exactly. You can say mainly when there is bilateral contraction of the SCM. In that case, there is flexion of the neck, and apart from that, there are some fibers in the proximal, you can say, attachment or proximal part of the SCM which contributes to extension of the neck. But mainly you can say कि अगर bilateral contraction of SCM होता है तो there is flexion of the neck, and when there is unilateral contraction of SCM, then there is ipsilateral lateral flexion and contralateral rotation. And there is a condition that is related to SCM, like when there is tightness of SCM, एक particular deformity. Torticollis. Exactly, torticollis. उसका दूसरा नाम क्या होता होगा? देखो, I would Wry neck. it is wry neck. हाँ, wry neck, exactly. Wry neck. हाँ, WRY, wry neck. ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इवन दो हम अभी इस पे आने वाले हैं हमारी पीपीटी पे, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड अगर आपको लगता है कि उसके बारे में आपको आइडिया नहीं था पहले, जस्ट एक नोटबुक या एक डायरी रख लो एंड जस्ट नोट इट डाउन. जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स को नोट डाउन करना शुरू कर दो. कंसेप्ट्स तो हम, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी इंट्रो क्लास में भी, कि कंसेप्ट्स तो हम डिस्कस कर लेंगे एंड दैट इज लाइक अ स्टोरी. अगर वो स्टोरी हमें समझ जाएगी कंसेप्ट्स की, तो देन वी आर गुड टू गो विद दैट. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट्स तो लाइक वी ऑल आर ह्यूमंस, मैं खुद भी भूल जाता हूँ. एंड आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास भी एक डायरी रखी हुई है, एंड लाइक व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम, एंड इवन अभी भी मेरा ये हैबिट है, मैं उसको रोज़ अपडेट करता रहता हूँ. कोई नई इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, आई जस्ट अपडेट इट देयर, क्योंकि ऑफकोर्स मैं एक टाइम के बाद दिमाग से फैक्ट्स निकल जाते हैं. लेकिन मान लो कोई भी, अगर मेरा कल भी एग्जाम है, आई जस्ट गो थ्रू इट, एक बार इसको गो थ्रू करना है फैक्ट्स को, एंड देन आई विल बी रेडी फॉर द एग्जाम. एंड उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स तो अपने बिल्डअप है ही. तो इस तरह से आई वुड रिकमेंड कि आप एक नोटबुक या एक डायरी बना लो एटलीस्ट फॉर दिस कोर्स, एंड उसको आप फिर अपडेट करते रहो आगे. लेकिन उसमें आप पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो. मे बी अगर आपको राइट नेक का आइडिया नहीं था या टॉर्टिकॉलिस का आइडिया नहीं था, इन दैट केस यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, है ना. Okay, so torticollis में, let's say if there is a right side SCM tightness, तो of course same side lateral flexion and contralateral rotation. So that is the type of deformity that you will find in the individuals with right neck. Mostly congenitally हमें देखने को मिलता है. Okay, that we have talked about. So okay, there is one more thing. अगर हम आपने देखा होगा, अभी तक मैंने जो मसल्स की बात करी है, I've not used the term origin and insertion. बहुत कॉमनली अभी हम मसल्स के रिस्पेक्ट में हम टर्म यूज़ करते हैं मसल ऑरिजिन एंड मसल इंसर्शन. लेकिन मैंने ये टर्म यूज़ किया है मसल अटैचमेंट, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट ऑफ एससीएम एंड डिस्टल अटैचमेंट ऑफ एससीएम. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीवन टेल मी कि हाउ डू वी डिफाइन एक मसल का ऑरिजिन एंड इंसर्शन कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ कैन वी से कि एससीएम का, लेट्स से अगर हम कह रहे हैं कि mastoid process में it has got its origin and it has got its insertion on the sternum and the cledo, that is the clavicle. So how can we say कि this is the origin and this is the insertion? एक पॉइंट फिक्स्ड होगा और दूसरे पॉइंट के वो मूव करेगा, तो जिस पॉइंट के अबाउट वो मूव कर रहा है दैट इज द इंसर्शन, और जो फिक्स वो ओरिजिन. एग्जैक्टली. तो इट मीन्स कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मसल एक पॉइंट है जहाँ पे वो फिक्स्ड है, एंड उस स्टेबल बेस के रिस्पेक्ट में दूसरी जगह पे जहाँ उसका अटैचमेंट है वहाँ पे वो एक्शन शो करता है. लाइक लेट्स से सबसे ईजीएस्ट इसका एग्जांपल हमारा बाइसेप हो सकता है ना. दैट बाइसेप वी कैन से कि प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो है दैट इज ऑन द सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, एंड देन उसका जो डिस्टल अटैचमेंट है दैट इज ऑन, कैन एनीवन टेल मी, रेडियल ट्यूबरोसिटी ना.
रेडियल टुबरोसिटी पे, इस पे भी हम अभी आएंगे, लेकिन रेडियल टुबरोसिटी पे इट हैज गॉट इट्स डिस्टल अटैचमेंट एंड प्रॉक्सिमल अटैचमेंट ऑन द सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल एज वेल एज द कोराकॉइड प्रोसेस, द लॉन्ग हेड एंड द शॉर्ट हेड. तो खैर वी कैन सी कि अगर अगर हम एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं तो एल्बो फ्लेक्शन में बाइसेप जो है, जस्ट अ सेकंड, एल्बो फ्लेक्शन में बाइसेप जो है वो बाइसेप अपना एक्शन शो कर रहा है ऑन द एल्बो, तो इन दैट केस वी से दैट इट हैज गॉट इट्स इंसर्शन ऑन द एल्बो एंड ऑरिजिन ऑन द सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल. बट लेट्स से अगर हमारा एक्शन चेंज होता है तो कैन देयर बी लाइक रेसिप्रोकेशन ऑफ ऑरिजिन एंड इंसर्शन, क्या ये अपोजिट हो सकते हैं? कैन आई से कि कोई ऐसा एक्शन होगा या कोई ऐसा सर्कमस्टेंस होगा जहाँ पे this attachment of bicep will become its origin and this attachment of bicep will become its insertion? ऐसा हो सकता है कि नहीं? Yes, there can be reversal of Exactly, origin. exactly. There can be, yeah, exactly. There can be reversal of origin and insertion as well. तो let's say आप सब ने कभी ना कभी या तो किया होगा या फिर देखा होगा, there is this exercise ना that is called as chin up. Chin up कहते हैं या चेस्ट अप भी कहते हैं उसको, वैसे चिन अप्स कहते हैं ज़्यादा. तो और यू कैन से पुल अप्स, पुल अप्स भी हम कहते हैं बहुत कॉमनली. तो यू कैन से उसमें अगर हम इफ़ यू आर परफॉर्मिंग पुल अप्स तो इन दैट केस द एल्बो इज इन अ स्टेबल फॉर्म एंड देन द बाइसेप इज कॉन्ट्रैक्टिंग सो एज टू ब्रिंग द थोरैक्स अपवर्ड्स, है ना. तो in that case we can say this part of the bicep is stable and it shows its action on the proximal part, है ना. So in that case we can say now the origin and insertion have become opposite. Now this part has become the origin and this part has become the insertion. So likewise we can talk about various different muscles and ये muscles हमारे बहुत commonly when we'll be talking about scapula, and scapula पे जब हम बात करेंगे हमारे rhomboids की and sixth muscles की, वहाँ पे we'll be talking a lot about this reciprocation, or you can say the origin and insertion will become opposite, है ना. तो उसके बारे में बात करेंगे. बट हाँ इतना हमें अभी समझ आ गया दैट ऑरिजिन एंड इंसर्शन वो अपोजिट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन पोजीशन और द टाइप ऑफ एक्शन दैट द पर्सन इज परफॉर्मिंग. आई होप एवरीवन गेट्स दिस. सबको समझ आया ये पॉइंट? Yes, sir. ओके ग्रेट. सो ठीक है, तो अभी हमने एससीएम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लैविकल एंड देन विल फिगर आउट. ओके, एक टर्म आपने एक और यूज़ किया था, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, तो यहाँ पे ये टर्म आ ही जाएगा. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मच वी नो दैट it serves as a connection, as a strut between the shoulder blade and the sternum. This much we know, that this is the clavicle bone and it is the only horizontal long bone, like it is the only long bone that lies horizontally. This much we know. The thing that I want to talk about here is it is the bone that connects. I think यहाँ कहीं लिखा था, कहीं यहाँ पे लिखा है ना, it is the bone that connects the appendicular skeleton to the axial skeleton. Okay, I don't know कहीं लिखा है but कहीं. Okay, so first of all talking about Simran is in waiting room. शिवानी, आई एम नॉट गेटिंग एनी नोटिफिकेशन. अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके सामने ही स्क्रीन है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा. जस्ट आस्क हर टू सेंड मी दिस अगेन, रिक्वेस्ट अगेन, एंड मैं आई विल एक्सेप्ट इट. ठीक है, ओके. So I was saying that talking about the axial skeleton and the appendicular skeleton. First of all, appendicular skeleton की अगर हम बात करते हैं, appendicular skeleton means appendages ना. appendages means the arms and the legs, those are called as the appendages. तो अगर हम appendages की बात करते हैं तो we have to talk about, first of all, अगर हम appendages की बात कर रहे हैं और you can say appendicular skeleton की बात कर रहे हैं, तो we have to talk about all the bones जो कि हमारी उस appendages में present होती है. Like if you're talking about the upper limb appendicular skeleton, so we have to talk about the bones of the hand, the fingers, and then the forearm, then the arm, मतलब हमारा humerus. Can anyone tell me कि हमारा clavicle and scapula क्या वो हमारा part होगा appendicular skeleton का कि नहीं? Can anyone tell me? Like, will the clavicle and the scapula be part of the appendicular skeleton or not? Okay, they will be part of the appendicular skeleton. ठीक है, तो you can say all the bones which helps the arms or the legs to get connected, to get attached to the axial skeleton. Axial skeleton simply means हमारा skull, and apart from that हमारा vertebral column up to the sacrum. Skull, vertebral column up to sacrum, ये सारा जो है that is the axial skeleton. Axial means ये term हमारा आया एक्सिस से. ठीक है, कोई भी एक्सिस के अराउंड हमारा अर्थ घूमता है ना, तो एक्सिस that is the skull and the vertebral column up to the sacrum. And apart from that, all the bones which either connect the arms or the legs to the axial skeleton,
or apart from that the bones which are present in the upper appendicular and the lower appendicular skeleton, है ना. तो मतलब हमारे फीमर, टिबिया, फिबुला, all the bones of the foot, all the bones of the hand, the forearm bones, the arm bones, and apart from that जो connecting bones है मतलब clavicle and scapula. Likewise lower limb में हमारा हमारी innominate bones जो होती है, हमारा जो pelvic bones है, just except the sacrum, those all bones they contribute to the appendicular skeleton. I hope everyone got this. Yes, sir. Just give me a second. Okay. Okay. So, okay. Here we can see all the innominate bones. Can anyone tell me what are the innominate bones? अगर हम innominate bones term use करते हैं, if you are using the term innominate bones, can anyone tell me? Ilium, ischium, and pubis. Exactly, na. So all the innominate means we have got the three bones which are the ilium, the ischium, and the pubis, which contribute to make each innominate bone, and the combination of two innominate bones along with the sacrum as a whole they make the pelvis, right? And we can say all the upper limb, the lower limb bones, and apart from that all the connecting bones, the innominate bones and upper limb में अगर हम बोलते हैं तो clavicle and the scapula, they all are part of the appendicular skeleton. And apart from that we can talk about the skull, the vertebral column, the sacrum, and apart from that the ribs as well. These are all part of the axial skeleton. ठीक है. तो if I ask you, this is like, now this is a legit question कि in upper limb which is the joint which connects the axial skeleton to the appendicular skeleton, like what can you figure out from this particular image? Sternoclavicular. Exactly. It is the sternoclavicular, between the sternum and the clavicle. The sternoclavicular joint is supposed to be the joint between the axial and the appendicular skeleton. Likewise in lower limb कौन सा joint हो सकता है? Sacroiliac. Exactly, that is supposed to be the sacroiliac, between the ilium and the sacrum. The sacroiliac joint in the lower limb and the sternoclavicular joint in the upper limb. They are the joints which are supposed to connect the axial skeleton to the appendicular skeleton. And apart from that, if we talk about the bones, so we can say the innominate bone, the combination of ilium, ischium, pubis, or precisely speaking the ilium, it helps to connect the axial skeleton to the appendicular skeleton. Likewise in the upper limb we got the clavicle which connects the axial skeleton to the appendicular skeleton. I hope everyone gets this. सब कुछ क्लियर हुआ? Axial and appendicular skeleton. Okay, I'll be asking for this feedback again and again. ये yes sir आपको, I'm sorry but आपको बार बार बोलना पड़ेगा because of course ये ऑनलाइन है तो मुझे आई डोंट नो कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं, तो इसलिए आई विल बी आस्किंग दिस कि आपको समझ आया कि नहीं. मैं अगेन एंड अगेन आई विल बी आस्किंग दिस थिंग. ओके, खैर, so we have started with the clavicle and we know that this is the bone which connects the axial skeleton to the appendicular skeleton, or we can say the joint which connects the axial and the appendicular skeleton, that is the sternoclavicular joint, this particular joint. Okay, now we can see, of course, this much we know that it is an S-shaped bones, and the S shape is basically so as to increase the amount of resilience. Resilience means that of course there is a high amount of force whenever we fall. Let's say अगर हमारा front side पे अगर fall हो रहा है, तो in most of the cases we will see that there will be an extension at the wrist, extension at the elbow, and then you can say there is this elevation at the shoulder joint. That is called as the fall on outstretched hand. I think ये term आपने बहुत commonly पढ़ा होगा, या फिर if you will go through Maggie book में अगर आप देखोगे assessment में, you will see कि है ना, that is also called as foosh injury, FOOSH, foosh, or you can say fall on outstretched hand. So most commonly if you will talking about the elbow fractures or injuries, or maybe no, right now I am on my screen. सादिया, अभी मैं गूगल मीट वाली स्क्रीन पे हूँ. ओके, ठीक है. तो okay, so I was saying कि elbow पे या फिर wrist पे, or you can say even on the shoulder joint, or maybe on the clavicle, if there is any fracture or any kind of deformity because of fall, so in that case we can call that type of injury as fall on outstretched hand. And that is because of a particular reflex in the body, in the body ना. मतलब कोई बता सकता है कौन सा reflex होता होगा?
देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इन द बॉडी बिकॉज ऑफ विच आपने ही बहुत कॉमनली नोटिस किया होगा, कभी ना कभी आप आगे की तरफ गिरे होगे, एंड जब भी आप आगे की तरफ गिरे होगे यू वुड हैव नोटिस कि आपका हाथ ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आ जाता है, सो एज टू इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ना, कि बॉडी एकदम से फेस या एक्सियल स्केलेटन ग्राउंड पे ना आए, पहले हमारा हैंड जो है वो प्रोटेक्ट कर ले हमको, तो that is a protective mechanism. So there is a particular reflex that is responsible for the fall on outstretched hand. That is the parachute reflex. सबने नाम सुना है parachute reflex का? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, पैराशूट रिफ्लेक्स इज सिंपली यू कैन से कि ये सब नियोनेटल रिफ्लेक्सेस में आता है ना. नियोनेटल रिफ्लेक्सेस मींस द इन अ चाइल्ड, लाइक इफ यू विल गिव देम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, सेंसरी इनपुट अगर एक देते हो तो दे विल शो सर्टेन टाइप ऑफ मोटर आउटपुट और मे बी सम टाइप ऑफ यू कैन से रिफ्लेक्स. ठीक है, तो कई रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे पास. सकिंग रिफ्लेक्स होता है, मोरोज रिफ्लेक्स होता है, स्टार्टर रिफ्लेक्स होता है, एंड वी हैव गॉट दिस वन द पैराशूट रिफ्लेक्स एज वेल. तो यू विल सी जैसे ही अगर एक पर्सन फॉल करना, मतलब एकदम उसको अगर सेंसेशन आती है, इफ द पर्सन इज लाइक इफ द पर्सन इज फॉलिंग, तो इन दैट केस द पर्सन विल लाइक abduct and extend the elbow and the wrist as well, so as to like it is the protective mechanism of the body that is called as the parachute reflex. And just note it down कि parachute reflex जो होता है it starts किसी को ध्यान में है, कब start होता है? It basically starts by the age of 6 to 8 months. 6 to 8 months में ये start होता है. This all information is available in that particular PPT. आपने go through किया है वो वाली जो neonatal reflexes है, एक वो वाली PPT भी है in the study material. किसी ने देखा? Yes, sir. अदिति आपने देखा? बाकी सबने नहीं देखा क्या? स्टडी मटेरियल आपने देखा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है एंड ऑल दैट? Yes, sir. ओके, ठीक है. उसमें अगर आप देखोगे देयर इज अ पर्टिकुलर PDF that is on the topic neonatal reflexes. ठीक है, तो उसमें you will find all this information. लेकिन we can see that the neonatal reflexes, specifically the parachute reflex, it starts by the age of 6 to 8 months and then it lasts throughout the life of the individual. So it doesn't matter कि person की age 6 to 8 months के बाद क्या है, always that person will be having that neonatal reflexes if everything goes right, है ना. Okay, so because of that we can see this fall on outstretched hand. And apart from that हम फाइनली क्लैविकल पे आ ही जाते हैं. क्लैविकल हम नहीं बात कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सब की बात कर रहे हैं. खैर, क्लैविकल इफ यू कैन सी इट इज़ एन एस शेप टाइप ऑफ बोन. एस शेप इसका रीज़न है कि सो एज टू इंक्रीज द रेजिलियंस. वी कैन सी that since we have got this fall on outstretched hand, because of that a lot, you can say like a large amount of force will come on the lateral part of the clavicle. And if we talk about the force vectors clavicle के ऊपर कि हमारे force vectors किस तरह से आते हैं, can anyone tell me what is the force vector? उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं या क्या होता है, या फोर्स इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? ये कोई बता सकता है? लाइक Vector. Exactly. It is a vector quantity. Vector means like force, Magnitude yeah, and direction. exactly, which has got both magnitude, कुछ value भी है and कुछ direction भी है. Like क्या एग्जांपल हो सकते हैं? Velocity हो गया, acceleration हो गया, and क्या टाइम का अगर हम बताएं, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? टाइम का कोई डायरेक्शन तो नहीं बता सकता ना कि टाइम अभी 7:23 हो रहे हैं ईस्ट की तरफ, ऐसा तो नहीं बोलते ना. टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, ओके. सो वी कैन से दैट देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर स्केलर एंड सम क्वांटिटीज विच आर वेक्टर. तो वेक्टर एक तो क्वांटिटी होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें वेक्टर डिनोट करना होता है तो वी कैन डिनोट इट बाय एन एरो ना. एक हम एरो बनाते हैं and then we denote it by an arrow, and arrow का length जो होता है, let's say if we are trying to compare two different types of forces or two different vector quantities, तो in that case अगर एक का magnitude ज़्यादा है तो in that case we can say कि एक arrow को हम थोड़ा सा लंबा बना सकते हैं as compared to another one, so as to just show that एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इज अ बिट मोर देन द अदर वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो बट वी कैन से वी कैन मेक एन एरो. लाइकवाइज यहाँ पे अगर हमारा फोर्स आ रहा है ऑन द लैटरल पार्ट ऑफ द क्लैविकल, वी कैन मेक एरोज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. लेट्स से
at this particular point I can make a vector, you can say an arrow in this particular direction, right? Likewise, just उसके थोड़ा सा आगे we can make an arrow in this particular direction. Likewise, इस point पे हम arrow बना सकते हैं इस direction में. तो it means कि at different points of the clavicle we can make the force vector or the arrow in different directions. And since the direction of the force vector changes at each and every point, तो जो जो मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इस क्लैविकल के ऊपर, दैट विल डिक्रीज ना. ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? लेट्स से अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लेट्स से ये एक हमारा स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है. इसके ऊपर अगर हमारा फोर्स आ रहा है तो फोर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में सारा का सारा फोर्स आएगा. एंड इन दैट केस वी कैन से कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज मोर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर बिकॉज there is a high amount of force and all parts of the resultant force are all coming on this particular bone only. But let's say it changes its shape, अलग अलग शेप में, अलग अलग डायरेक्शन में इसका शेप है. तो इन दैट केस हर पॉइंट पे विल सी कि जो फोर्स वेक्टर की वैल्यू है, द रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर की जो वैल्यू है, इट विल चेंज एट ईच एंड एवरी पॉइंट. एंड अगर आपने ये टर्म सुना होगा, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. किसी ने टर्म सुना है? Like let's say there is a particular force vector in this particular direction, तो we can say इसका हम एक x component बना सकते हैं, एक y component बना सकते हैं. That is called as resolution of forces. ये टर्म सुना है सबने कि नहीं? आई होप आपने सबने किया भी होगा. 11th-12th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. एंड देन आपने पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी पढ़ा होगा. सुना है कि नहीं सुना है पैरेललोग्राम लॉ? एंड देन ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होती है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. अभी मैं उसमें नहीं जाता, बट वी कैन सी दैट एक डायरेक्शन में अगर फोर्स वेक्टर है एंड वी वांट टू फिगर आउट कि उसका रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हो रहा है. तो इन दैट केस वी कैन से हम उसका एक एक्स कंपोनेंट बनाते हैं, एक वाई कंपोनेंट बनाते हैं. एंड इवेंचुअली वी कैन सी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर बोन पे, वी कैन सी कि रिजल्टेंट फोर्स, इवन दो रिजल्टेंट फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट ही है जो कि हमारी बोन के लेंथ के अलॉन्ग जा रहा है. लाइकवाइज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन उसका एक एक्स कंपोनेंट ही है जो कि इस बोन के पैरेलल जाएगा. तो इवेंचुअली वी विल सी द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट ट्रेवल्स थ्रू दिस बोन, और यू कैन से दैट गोज अप टू द sternoclavicular joint, that diminishes to a greater extent, and that is the reason why it has got this S shaped structure. I hope everyone got this point. ठीक है. एंड देयर इज अ रीज़न कि मैंने एक्स कंपोनेंट क्यों बोला, इसकी भी एक बार बात कर लूँ क्या? डज एनीवन नो कि हाउ कैन बी फिगर आउट? लेट्स से अगर हम डेल्टॉइड का एग्जांपल लेते हैं, डेल्टॉइड का हमारा इंसर्शन कहाँ होता होगा, कोई बताएगा? डेल्टॉइड हमारे कौन सी बोन पे? एग्जैक्टली, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है ना. डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ विच बोन? कौन सी बोन है? ह्यूमरस है. ओके, तो इट मींस कि ह्यूमरस के डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे वी हैव गॉट द इंसर्शन ऑफ द डेल्टॉइड. एंड इंसर्शन में अभी टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं अटैचमेंट टर्म यूज़ करता. इंसर्शन मैंने इसलिए बोला बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पे हमें इतना समझ आना चाहिए कि इफ यू आर यूजिंग द टर्म इंसर्शन ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, इट मीन्स दैट डेल्टॉइड इज शोइंग इट्स एक्शन ऑन द ह्यूमरस. ये ह्यूमरस पे अपना एक्शन शो कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है और यू कैन से डेल्टॉइड का इंसर्शन है, दैट इज द इंसर्शन, और यू कैन से दैट इज द पॉइंट वेयर द डेल्टॉइड इज शोइंग इट्स एक्शन. अब वी कैन सी, अगर डेल्टॉइड का हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स कैन बी इन समवट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है डेल्टॉइड का, व्हेन द डेल्टॉइड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब इसका हमें दो कंपोनेंट्स निकालने हैं. इसका एक हमारा एक ये कंपोनेंट होगा एंड दूसरा इस फोर्स वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट होगा. आई होप सबको ये समझ आ रहा है. एक हम इसका एक्स कंपोनेंट बनाएंगे एंड इसका एक वाई कंपोनेंट बनाएंगे, एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. यहाँ तक सबको समझ आया कि नहीं? सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. ओके, एंड जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट हमेशा ऑलवेज उस मसल का जहाँ इंसर्शन होगा या फिर कोई भी मसल जहाँ पे एक्शन शो करती है, only on that particular point we will make its resultant force and we will resolve it into an x component and a y component. सिर्फ उस पॉइंट पे जहाँ पे वो मसल अपना एक्शन शो करती है, और इन अदर टर्म्स आई कैन से कि वो जहाँ पे उस मसल का इंसर्शन होता है. कभी भी हम ऑरिजिन पे उस मसल का फोर्स वेक्टर्स नहीं बनाएंगे. ऑलवेज वी विल मेक इट ऑन द इंसर्शन और द पॉइंट वेयर द मसल विल शो इट्स एक्शन.
Okay, so now we can say that it has got its resultant force in this particular direction. अब इस resultant force vector of the deltoid, इसको अगर हमें components में divide करना है, we have got an x component and a y component. Now how to decide कि x component इसी direction में होगा and y component इसी direction में होगा. Just remember this कि कोई भी मसल का इंसर्शन जिस बोन के ऊपर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे उस मसल का इंसर्शन है या जहाँ पे इट इज शोइंग इट्स एक्शन, वहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स एंड जो उसके कंपोनेंट्स है वो हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे. एंड द सेकंड थिंग इज कि जिस बोन के ऊपर वो अपना इंसर्शन शो करता है, मतलब यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट द ह्यूमरस. ह्यूमरस के ऊपर द डेल्टॉइड इज शोइंग इट्स इंसर्शन ना, तो वी कैन से ह्यूमरस के एक पैरेलल कंपोनेंट होगा. मतलब there will be a particular component which will be parallel to the humerus, and there will be another component which will be perpendicular to the humerus. Okay, and the parallel component is called as the x component, and the perpendicular component is called as the y component. Just note it down. अगर आपको इसके बारे में idea नहीं है, just note it down that there is an x component that is parallel to the bone on which the muscle shows its insertion, and there is a y component that is perpendicular to the bone on the bone on the to the bone where the muscle shows its action, है ना, जहाँ पे वो अपना एक्शन शो करता है या जहाँ पे वो अपना इंसर्शन शो करता है. सबको ये आइडिया लगा कि नहीं? सबको ये क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं? द एक्स कॉम्पोनेंट एंड द वाई कॉम्पोनेंट, because this thing is really important when it comes to talking about the forces and the kinetics जब हम बायोमैकेनिक्स में बात करेंगे. सबको ये क्लियर हुआ कि नहीं? जस्ट लेट मी नो. हुआ सर. यस सर. ओके, Yes, sir. ठीक है. तो आज के बाद हम कोई भी मसल का या आफ्टर दिस क्लास यू कैन जस्ट फिगर आउट कि आप कोई भी मसल के बारे में बात करोगे, एंड अलग अलग सिनेरियो में, एक सिनेरियो में यू विल सी कि उस मसल का डिस्टल अटैचमेंट जो है वो इंसर्शन है, वहाँ पे एक्शन शो कर रहा है, तो यू विल मेक ए रिजल्टेंट फोर्स एंड देन यू विल डिवाइड इट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. एंड उसके अलावा उसका दूसरा सिनेरियो जहाँ पे वो प्रॉक्सिमल पार्ट पे, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट पे एक्शन शो कर रहा होगा, वहाँ पे भी यू कैन मेक the resultant force and the force vectors. Okay, and likewise we can talk about this. इसके अलावा इसको हम और भी बोल सकते हैं, मतलब हमारा resultant force अगर इस डायरेक्शन में है डेल्टोइड का, and we can say that ह्यूमरस के पैरेलल कंपोनेंट दैट इज द एक्स कंपोनेंट एंड ह्यूमरस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज द वाई कंपोनेंट. तो लाइकवाइज वी कैन से कि हमारे पास इस फोर्स का एक ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है एंड एक रोटरी कंपोनेंट है. रोटरी मींस जो इस बोन के ऊपर एक रोटेशनल मोशन शो कर रहा है. मतलब वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज कर्वीलीनियर. ये टर्म किसी ने सुना है? कर्वीलीनियर मतलब बायोमैकेनिक्स में ये टर्म लिखा हुआ है, आई थिंक स्टार्टिंग चैप्टर्स में कहीं पे, दैट every action, every movement at the joint in the body, they are all curvilinear in nature. It means that they show action in both, मतलब rotation भी show करता है. Let's अगर हम elbow की बात करते हैं तो और लेट्स से सबसे easy हमारा shoulder ही है. shoulder पे अगर हम बात करते हैं abduction की, तो there is a curved, एक curved path follow कर रहा है ना, एक curved path follow कर रहा है. And apart from that there is some sort of translation as well. Translation at the articular surface as well as a whole, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा शोल्डर गर्डल वी कैन से अभी हमारा न्यूट्रल पोजीशन में यहाँ प्रेजेंट था, लेकिन जब हमने कंप्लीट किया हमारा एबडक्शन और यू कैन से आर्म एलिवेशन, तो ये यहाँ से कहीं यहाँ पहुँच गया पूरा का पूरा कंपोनेंट. तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड देर इज सम सॉर्ट ऑफ रोटेशन एज वेल, दैट इज कॉल्ड एज कर्वीलीनियर मोशन. ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट क्लास मेरी जामिया में जब हमारी बायोमैकेनिक्स की थी, एंड sir was asking, like he's really great at biomechanics, and he was trying to ask this particular term कि like every joint in the body, इसका nature क्या होता है motion का. And basically I was like well versed with this particular term, तो मैंने ये term बोला, and like he was really happy to know कि ये term हमें idea है इसके बारे में. तो इस term का significance है that every joint in the body it shows curvilinear nature. ठीक है. तो curvilinear nature होता है. तो वो curvilinear मतलब curve, rotation and translation वो कैसे आ रहा है? Because we have got a perpendicular component, that is the rotary component or y component, है ना, and we have got an x component, or you can say the translational component, or you can say translatory component, or you can say the parallel component to the bone, and that is the x component and that is the y component, and resultant force हमारा इस direction में है. I hope सबको idea लगा इसके बारे में about resolution of forces. Just let me know सबको clear हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. Yes sir. Okay.
ठीक है, दिस थिंग वाज इम्पोर्टेंट. इसके 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 अलावा विल बी हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी नहीं, आगे जाके करेंगे बायोमैकेनिक्स में. अभी तो फर्स्ट क्लास ही मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, लेकिन स्टिल हम आगे जाके बायोमैकेनिक्स में आएंगे ऑन ऑन एल्बो जॉइंट एंड ऑन बाइसेप्स एंड ऑल दैट, एंड वहाँ पे हमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करनी है. एंड देन विल फिगर आउट कि उसका हमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होगा, मूवमेंट आर्म निकालना होगा, एंड ये सारे टर्म्स हम समझेंगे आगे जाके. खैर अभी हम सिर्फ एनाटमी पे फोकस करते हैं. एंड okay, so here we can see we have got medial 2/3 of the clavicle, and then we have got the lateral 1/3. So medial 2/3 means if we divide the clavicle into three different sections, so we can say the 2/3 section of the medial side on the medial side of the clavicle, it is you can say more rounded है ना. ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पे, it is more rounded. And the lateral 1/3 it is more you can say flat है ना, ये ज़्यादा flat हमें देखने को मिल रहा है. I think this thing is very much evident from the image. And so we have got medial 2/3 that is more circular, more rounded, and then we have got the lateral 1/3 that is more you can say flat. And then apart from that, so this is the lateral side, this is the medial side. And apart from that, we can talk about this one more thing, that that you can say this convexity, ये जो हम convexity की बात कर रहे हैं, medial 2/3 shows its convexity on the anterior side, and lateral 1/3 shows concavity on the anterior side. It means we can say that this is the anterior side of the clavicle and this is the posterior side of the clavicle. I hope everyone got this particular point, that this is the anterior part of the clavicle and this is the posterior part of this particular clavicle. Why, how can we say that? Because the medial 2/3 is convex anteriorly and the lateral 1/3 is concave anteriorly. सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. Okay, and then we have got Yes, one. sir. ठीक है, okay, great. And then there is one more point जो कि last point मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, that there we have got these conoid tubercles and the trapezoid ridge. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, but we have got this conoid tubercle and trapezoid ridge, or we can say I can simply say that this is the inferior view of the clavicle. ये हम अभी clavicle को inferior view से देख रहे हैं. This is the inferior view of the clavicle, this is the anterior part of clavicle, and this is the posterior part of clavicle. This is the medial side and this is the lateral side. Now keeping in mind that particular information, can anyone tell me कि ये clavicle जो है, is it the right sided clavicle or the left side clavicle? कौन से साइड का क्लाविकल होगा? थोड़ा थोड़ा इसको पिक्चराइज करो. लेफ्ट साइड. यू आर सेइंग लेफ्ट साइड. देखो ये हम इसका inferior व्यू देख रहे हैं. दिस इज राइट है सर. एग्जैक्टली Right side. राइट साइड क्लाविकल है ना. हाउ कैन बी, बिकॉज अभी हम इसका inferior व्यू देख रहे हैं, तो वी हैव टू जस्ट लिफ्ट द लैटरल, द एक्रोमियल एंड, इसको हम उठाना है, एंड उठा के इसको ऑल द वे हम इसको इस तरफ राइट साइड की तरफ ले आएंगे. ठीक है. नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द सुपीरियर व्यू ऑफ द क्लाविकल. सबको ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है. इसको वी आर जस्ट लिफ्टिंग द एक्रोमियल एंड, इसको हम उठा के ऑल द वे वी विल ब्रिंग इट ऑल द वे राइट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर साइड. एंड नाउ वी विल फाइंड कि हमारा मीडियल 2/3 इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली, लैटरल 1/3 इज कॉन्केव एंटीरियरली. एंड नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द क्लाविकल. एंड देन यहाँ इस साइड पे हमारा मीडियल साइड होगा, यहाँ पे लैटरल साइड होगा. एंड नाउ वी कैन से दैट दिस इज राइट साइडेड क्लाविकल, नॉट द लेफ्ट वन. अगर ये सुपीरियर व्यू हमारा होता, इन दैट केस वी कुड हैव सेड दैट ये हमारा लेफ्ट साइड क्लाविकल है. लेकिन अभी के लिए दिस इज द राइट साइड क्लाविकल, बिकॉज वी आर हैविंग अ लुक एट द inferior view of the clavicle. Okay, ठीक है. Now talking about again the borders and the surfaces of the clavicle, थोड़ा इसको हम कवर कर लेते हैं. As we talked about this, that the medial 2/3 is rounded है ना. तो it means अगर हम medial 2/3 को rounded बोल रहे हैं, तो it means we will only be having the surfaces, not the borders, unlike the lateral 1/3. In the lateral 1/3 we can say, lateral 1/3 of the clavicle we can say we have got two surfaces, the inferior surface and the superior surface. And then we have got two borders, the anterior border and the posterior border. But we can't talk about the borders in the medial 2/3, right? We can just so since it is more rounded, so we can just talk about the surfaces. We have got an anterior surface, the posterior surface, the inferior surface, and the superior surface. Okay, I hope this particular thing is clear to everyone. The surfaces, why we have not talked about the borders in medial 2/3, and why we have talked about the borders in the lateral 1/3. Okay, I hope everyone is getting this. Yes, sir. ठीक है.
Okay, and talking about the media, so we have talked about this that we in surfaces अगर हम बात करते हैं on the medial side, we have got anterior, posterior, inferior and superior, and likewise we have on the lateral one third we have got superior and inferior surfaces, and then we have got anterior and posterior borders. बस इतना सा है, ठीक है? That is all about the surfaces and the borders of the clavicle. Okay, now talking about some of the muscle attachments on the surfaces and the borders of the clavicle. So here we can see. Okay, before talking about that, but just by having a look at these clavicles, can anyone tell me first of all इस clavicle के बारे में अगर बात करें हम, just take your time and just figure out कि एक हमारा clavicle कौन सा साइड का clavicle होगा. इस वाले को पहले हम देख लेते हैं. This one will be much easier than this one. ये वाला clavicle हमारा कौन सी साइड का clavicle होगा, right or left? First of all, we are having a look at the inferior view of the clavicle in this particular image. Can anyone tell me? ये राइट साइड क्लेविकल है या लेफ्ट साइड क्लेविकल है? Right, sir. राइट साइड क्लेविकल, एग्जैक्टली मतलब अगेन आई थिंक दिस इज द सेम इमेज जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. द स्टर्नल एंड, द लैटरल एंड, एक्रोमियल एंड देन द inferior व्यू है ना, सेम हमारा यहाँ पे द स्टर्नल एंड, द एक्रोमियल एंड द inferior. तो ये सेम इमेज हमारी है एंड वी कैन से अगेन इट इज द राइट साइडेड क्लेविकल. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये हमारा सुपीरियर व्यू ऑफ क्लेविकल है एंड दिस इज द लैटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड. Just take your time. Right side again. Again, right side, exactly. Why? Because like now we don't. There is no need to lift the lateral part and bring it all the way up to the right side. But since we are having a look at the superior view of the clavicle, हमें क्या करना है? Let's say हमारा टेबल, just to make you understand, हमारा टेबल के ऊपर अगर एक clavicle रखा हुआ है तो टेबल के प्लेन के अलॉन्ग ही हमें लैटरल साइड को ऑल द वे टेबल के प्लेन के अलॉन्ग ही हमें उठा के राइट साइड की तरफ लेकर आना है. एंड नाउ इट विल फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट जो कि हमने ऊपर पढ़ी यहाँ पे ना. द मीडियल 2/3 इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड लैटरल 1/3 इज कॉन्केव एंटीरियरली. वो सब फुलफिल करेगा. तो अगेन वी कैन से इट इज द राइट साइडेड क्लेविकल. आई नो जिनको समझ आ रहा है इट्स ग्रेट, बट अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंटेम्पलेट इट राइट नाउ, बिकॉज इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था क्लास में कि क्लास के साथ में कई बार आप कोप अप नहीं कर पाते हो. तो इन डैट केस जस्ट टेक आफ्टर दिस क्लास, जस्ट हैव अ व्यू एट दिस पर्टिकुलर इमेज एंड स्टिल इफ यू नॉट एबल टू फिगर आउट कि कैसे ये राइट साइड क्लेविकल है, तो देन जस्ट लेट मी नो कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आया क्लेविकल राइट साइड का है. ओके ठीक है, सबको अभी इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक हमें क्लियर है? Yes, sir. Yes or no? Okay. Yes, sir. Okay, great. And again I told you that मेरी ये आदत है yes sir पूछने की, तो just pardon me for that. Okay, so we have talked about, okay, so we have talked about this thing that these both are the right side clavicles, and then we can say that surfaces की अगर हम बात कर रहे हैं तो on the medial 2/3 we can say anteriorly we have got the pectoralis major. We'll be having a particular class which will be focused on all the muscles. तो हमारे पास बेसिकली 4 क्लासेस विल बी फोकस्ड स्पेसिफिकली ऑन, आपने टाइम टेबल में देखा होगा, ऑन मसल्स. तो जहाँ पे मसल अटैचमेंट्स एंड मसल की नर्व्स एंड ऑल दैट विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड उसके एक्शंस एंड वो सब. तो सारी मसल्स हम कवर करेंगे, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड सारी. तो डोंट वरी मच अबाउट ऑल दीज मसल्स अभी के बारे में, अभी के टाइम पे. अभी हम मेजरली क्लेविकल पे फोकस करते हैं, बट लेट्स से लाइक वी कैन टॉक अबाउट सर्टेन मसल्स जो कि इससे अटैचमेंट शो करता है, बट इन मसल्स के बारे में अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो वी कैन से वी हैव गॉट द पेक्टोरलिस मेजर ऑन द एंटीरियर साइड. वी हैव गॉट ऑन दिस थिंग, ये हमारा एंटीरियर साइड है. वी हैव गॉट द पेक्टोरलिस मेजर. देन वी कैन से ऑन द सुपीरियर सरफेस वी हैव गॉट दिस अटैचमेंट ऑन द मिडल 2/3 हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का अटैचमेंट है. तो दिस इज द sternohy, or not this one. We can say sternocleidomastoid, this one on the superior surface we have got the sternocleidomastoid का जो head है, that is on that is the clavicular head, that is on the medial, on the superior side of the clavicle. Then we have got on the posterior side we have got the sternohyoid. Again it is a part of the suprahyoid and the infrahyoid muscles. तो हमारी फिर और कुछ मसल्स आते हैं जो कि हम हेड एंड नेक में पढ़ेंगे, but we have got certain muscles जो कि हमारी suprahyoid and infrahyoid muscles होती है. Again we will be talking about those muscles, but for now just remember this, that we have got the sternohyoid muscle which is part of the infrahyoid muscles. ठीक है, infrahyoid. Can anyone tell me about the hyoid bone? hyoid bone कहाँ पे होती होगी?
हायोइड बोन इज बेसिकली यू शेप्ड बोन, इसको हम टंग बोन भी कहते हैं, Tongue bone. ठीक है, एग्जैक्टली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टंग बोन बिकॉज टंग ऑल्सो शोज इट्स अटैचमेंट विद द हायोइड एंड यू शेप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कहीं पे, ठीक है, एंड दैट इज द हायोइड बोन एंड कुछ मसल्स है जो कि इसके सुप्रा, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है विच आर कॉल्ड एज द सुप्रा हायोइड मसल्स, एंड कुछ होती है जो इंफ्रा हायोइड मसल्स होती है, ठीक है, तो and this is the bone which is the first bone which goes into fracture in case of hanging. let's say एक person का अगर hanging होता है तो फोरेंसिक्स में बहुत कॉमनली ये चीज़ यूज़ होती है कि मतलब अगर एक पर्सन, लेट्स से कोई केस है जहाँ पे वी नीड टू फिगर आउट कि उस पर्सन को हैंग किया गया था कि नहीं, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ लुक्ड फॉर कि जो हायोइड बोन है, इज़ द हायोइड बोन ब्रोकन और नॉट, अगर वो फ्रैक्चर्ड है तो इन दैट केस वी कैन से देर इज़ अ हाई चांस कि उस पर्सन को हैंग किया गया होगा, ठीक है, तो इन केस ऑफ हैंगिंग वी कैन से द हायोइड बोन मोस्ट कॉमनली इट इज़ द फर्स्ट बोन विच गोज इनटू फ्रैक्चर. Okay, apart from that we have got the C1 C2 as well. C1 C2 vertebrae भी हमारा फ्रैक्चर में होता है, बट उसको हम हैंगमैन फ्रैक्चर कहते हैं, बट apart from that the hyoid bone is the first bone which goes into fracture. Okay, so on the inferior side we have got the subclavius, again we will be talking about these muscles, but subclavius, this one subclavius on the inferior side, and on the lateral one third we can see we have got the deltoid on the anterior concavity. On the posterior side we have got the superior fibers of the trapezius, and then on we can say ये हमारे surfaces है, मतलब borders है, and then the surfaces, तो surface में हमारा एक superior surface है, एक inferior surface है. Superior surface is easily palpable, right? Superior surface जो है, superior surface of the clavicle, that is very easily palpable. लेकिन हम inferior surface of clavicle की अगर बात करते हैं, on the lateral one third if we talk about the inferior surface of the clavicle, now this thing is important. यहाँ पे हमारे पास दो structures present होते हैं basically. We have got a trapezoid ridge and we have got a conoid tubercle. तो basically ridge and tubercle क्या है, it is basically like कि एक elevation है. Tubercle means an elevation on a particular bone surface. एक particular bone के ऊपर let's say ये हमारी bone है, इस bone के ऊपर let's say ये एक elevation है, एक elevation हमें देखने को मिल रही है on this bone, that is called as the tubercle. एंड अगर एक डिप देखने को मिलता है, एक जगह पे एक डिप देखने को मिलता है एक बोन में, दैट इज कॉल्ड एज रिज, ठीक है, तो एक रिज एंड एक ट्यूबरकल. ऑन द लैटरल मोस्ट साइड वी हैव गॉट द रिज, ठीक है, ट्रेपेजॉइड रिज हमारा लैटरल साइड पे है. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफीरियर सरफेस ऑन द लैटरल वन थर्ड ऑफ द क्लाविकल, एंड ऑन द लैटरल वन थर्ड इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लाविकल पे laterally we have got the trapezoid ridge and थोड़ा सा उससे medially we have got the conoid tubercle, and उसी से हमारा attachment होता है of the trapezoid ligament with the trapezoid ridge and conoid ligament with the conoid tubercle. सबको यहाँ तक clear हुआ कि नहीं? This we are talking about the inferior surface of the lateral one third of the clavicle, and here we can see we have got an elevation and a ridge. Elevation पे हमारा होता है that is called as conoid tubercle, and ridge that is called as the trapezoid ridge, ठीक है, we have got a trapezoid ridge and a conoid tubercle, and trapezoid ridge के साथ में we have got the trapezoid ligament का attachment, and on the conoid tubercle we have got the conoid ligament attachment. Can anyone tell me like इनका इन ligaments का दूसरा attachment कहाँ होता होगा? एक attachment तो हमारा यहाँ पे है on the inferior surface of clavicle, इनका दूसरा attachment कहाँ पे होता होगा? Can anyone tell me? Gaurav, Scapula. yes. Okay, on the scapula, yeah, exactly, on the scapula. Okay, I hope I'm audible. गौरव ने मैसेज किया है एंड मैंने नोटिस नहीं किया, बट अगर कोई इशू है, Yes, sir, you're audible now. ओके, आई एम ऑडिबल ना. अगर कोई इशू रहता है तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद, मेरे से भी हो सकता है, लेकिन स्टिल आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर लो. स्टिल इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट देन जस्ट लेट मी नो, तब मेरे को बोल दो तो फिर मैं एक बार में भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है. ओके, तो ओके, हाँ, अब आपने बोला कि इट इज ऑन द, तो बेसिकली वी कैन से दीज बोथ सेट ऑफ मसल्स दे आर कॉल्ड एज द कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट्स, ठीक है, कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट्स, the set of coracoclavicular, it means coracoid process is part of scapula, right? Okay, scapula जो है, देख scapula पे हमारे पास एक acromion process होता है,
which attaches with the lateral part of the clavicle, and दूसरा हमारा एक coracoid process होता है which is basically palpable from this particular side, anteriorly हम उसको palpate करते हैं, and we have got a coracoid process, and then we have got an acromion process as well. ठीक है, तो from the coracoid process up to, you can say, the inferior surface on the lateral one third of clavicle. So we have got a coracoid, we have got trapezoid ligament and a conoid ligament. Trapezoid, again remember, the trapezoid ligament is more lateral to the conoid ligament, and trapezoid ligament attaches with the trapezoid ridge, and conoid ligament gets attached with the conoid tubercle on the lateral one third and on the inferior surface of the clavicle, and coming from the coracoid, and both of them are collectively called as coracoclavicular ligaments. I hope we are clear till now. ठीक है? Yes or no? Are we clear? Yes, sir. Okay. So now talking about, so we have talked about the surfaces, the inferior and the superior surfaces. We have talked about the borders, the anterior and the posterior borders of the clavicle, and apart from that we have talked about the four surfaces, the superior, inferior, anterior and posterior surfaces on the medial two-third of the clavicle. Okay, I hope we are done with this. And apart from that, we have got another ligament, that is the AC ligament. Simple, this we know, that we have got an acromioclavicular ligament on the lateral side. Apart from that, we can say on the medial side of the clavicle, again we have got certain ligaments. हमारे पास एक ये interclavicular ligament है. Apart from that, we have got the anterior sternoclavicular, and इसके साथ में हमारे पास एक posterior sternoclavicular ligament भी होगा. And then we have got this costoclavicular. Costo means rib. तो फर्स्ट रिब से क्लैविकल तक जो अटैचमेंट है, तो अगेन यू कैन से ऑल दीज लिगामेंट्स हैव देयर नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट्स. तो जहाँ जहाँ इन लिगामेंट्स का अटैचमेंट है, तो रिमेंबरिंग द नेम ऑफ दीज लिगामेंट्स, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, बिकॉज लाइकवाइज हम लैटरल साइड में भी देखते हैं, हमारे पास कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट है, एक्रोमियो कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट होता है. तो जो नाम हमारे पास आ रहे हैं इन द नेम ऑफ दैट लिगामेंट, वी कैन जस्ट इजीली फिगर आउट कि उस लिगामेंट का अटैचमेंट किन किन स्ट्रक्चर्स के बीच में होगा. बट आई थिंक द सेम थिंग इज़ नॉट ट्रू विद द मसल्स. मसल्स में हमें उनका प्रिसाइजली नाम होता है, तो हमें वो नाम याद रखना ज़रूरी है. बट इन लिगामेंट्स इट इज़ प्रिटी ईजी फॉर अस. Okay, so we have talked about these ligaments, and we can easily figure out this thing as well. That the ligament का function क्या होता होगा? Ligament basically they act as a structure which stabilizes the particular joint ना. Let's say एक particular joint हमारा ये particular joint है, तो यहाँ पे एक duct tape होती है. duct tape हम apply कर देते हैं ताकि इस joint को हम properly stable रख पाए. अगर हमने tape apply नहीं किया तो वो easily अलग हो सकता है. तो उस टेप की तरह जो फंक्शन है वो अप्लाई हमारा लिगामेंट का होता है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू टर्म्स, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स. कैन एनीवन टेल मी दोनों क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? द ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स. ओके, ठीक है, सृष्टि आप पहले बोल दो, फिर आदित्य आप बोलना. हाँ सृष्टि. ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स बोन मूवमेंट्स होते हैं और आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं. हाँ एग्जैक्टली. हाँ आदित्य आप कुछ बोल रहे थे? सेम ही बोल रही थी सर. सो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में वी कैन कंसीडर abduction, adduction, flexion which are visible. Exactly. And arthrokinematics में we have three movements, rolling, gliding and spinning. Okay, so it means all the visible movements like abduction, adduction, flexion, extension, all the visible movements, they are called as osteokinematics. bone की kinematics है ना. There is a difference between kinematics and kinetics. Again terms में से terms निकलते जा रहे हैं. तो kinematics means movements है ना, जैसे अभी मैंने बोला osteokinematics bone की movement, kinematics means movement. तो kinematics में हम movements पढ़ते हैं biomechanics में. And there is another term that is called as kinetics. Can anyone tell me kinetics क्या होता होगा? Muscle force. Force, exactly. Not only the muscle force, but all the forces which are present in or around that particular joint. ठीक है, तो shoulder joint पे compressive force आ सकता है, tensile force आ सकता है. compressive means हम किसी चीज़ को compress कर रहे हैं, that is called as compressive force. tensile force means हम खींच रहे हैं, that is called as tensile force. compressive force, tensile force, फ्रिक्शनल फोर्स, जितने भी फोर्सेस की हम बात करें. शेयर फोर्स हो सकता है. शेयर फोर्स बेसिकली एक ही चीज़ को ब्रेक करने के लिए अलग डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्सेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शेयर फोर्स. तो जितने भी फोर्सेस, इसके अलावा हमारा मसल फोर्स एज वेल,
जितने भी फोर्सेस की हम बात करते हैं, ऑल दैट फोर्स, ऑल दोज फोर्सेस, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स, एंड काइनेमेटिक्स मीन्स द मूवमेंट्स. तो बेसिकली अब हम जॉइंट में अगर बात करते हैं, वी हैव गॉट ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स. तो जो विजिबल मूवमेंट्स है दोज आर कॉल्ड एज ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, एंड इसके अलावा बोन सरफेस पे, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे, मतलब वहाँ पे वी कैन सी द ग्लाइडिंग, द रोलिंग, द स्पिनिंग, इस पे हम आएंगे बायोमैकेनिक्स में, दैट दोज आर कॉल्ड एज द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स. तो ओके, तो अगेन इफ वी टॉक अबाउट, ओके मैंने कैमरा बंद क्यों किया, ओके. तो यहाँ पे है वी कैन सी, अगर हम स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स है, मीन्स द ग्लाइडिंग, द रोलिंग, द स्पिनिंग एट द स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट, ये सबसे ज़्यादा अलग है एंड अजीब है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द जॉइंट्स जहाँ पे हम इसकी बात करते हैं. हम कनकेव कॉन्वेक्स रूल की बात कर सकते हैं ना, टू फिगर आउट इन विच डायरेक्शन देयर विल बी ग्लाइडिंग, मेनली ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी ना. लेट्स से अगर हम जीएच जॉइंट की बात करते हैं, अभी मैं कनकेव कॉन्वेक्स रूल पे नहीं आ रहा, लेकिन जीएच जॉइंट पे हम बात कर सकते हैं दैट ड्यूरिंग एबडक्शन देयर इज inferior translation of the head of humerus with respect to stable granite fossa. तो वो हम कनकेव कॉन्वेक्स रूल के थ्रू अप्लाई करते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन द स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्क, एक डिस्क यहाँ पे होती है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अपोजिट हो जाता है, मतलब कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी अपोजिट हो जाते हैं इन डिफरेंट मूवमेंट्स. तो उस पर हम अभी आएंगे, अभी नहीं, मतलब बायोमैकेनिक्स में आएंगे. लेकिन वी कैन सी विथ प्रोट्रैक्शन, विथ रिट्रैक्शन, with abduction, with adduction, there is a translation of clavicle over sternum, or you can say there is translation of the sternum over clavicle. So as to prevent excessive translation of a particular bone on another bone, मतलब एक बोन दूसरे बोन के ऊपर एक्सेसिवली ट्रांसलेट ना कर जाए, उसके लिए हमने एक टेप अप्लाई कर दिया, एक लिगामेंट अप्लाई कर दिया. तो दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द लिगामेंट. ठीक है, तो ये लिगामेंट का प्रिसाइसली जो एक फंक्शन होगा ना, कि एंटीरियर स्टर्नोक्लाविकुलर लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है, इस पे हम वापस आएंगे इन बायोमैकेनिक्स, जब हम वहाँ पे एससी जॉइंट का काइनेमेटिक्स बेसिकली पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेकिन वी कैन से कि जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इन प्रोट्रैक्शन ऑफ शोल्डर प्रोट्रैक्शन, और यू कैन से क्लाविकुलर प्रोट्रैक्शन में, दिस इज क्लाविकुलर प्रोट्रैक्शन, दिस इज प्रोट्रैक्शन, दिस इज रिट्रैक्शन. तो प्रोट्रैक्शन के टाइम पे व्हाट वी सी दैट देयर इज anterior translation of medial part of clavicle with respect to the sternum. तो anterior translation अगर होता है, तो in order to prevent an excessive anterior translation हमारे पास anterior sternoclavicular ligament present होता है. Likewise retraction के टाइम पे, so as to prevent excessive posterior translation हमारे पास posterior sternoclavicular ligament होता है. Likewise in case of excessive depression, हमारा medial side of clavicle will it will move superiorly. तो उस केस में हमारे पास interclavicular ligament present होता है, so as to prevent excessive superior translation of medial part of clavicle over scapula, over sternum. ठीक है, तो likewise those are all the functions of the ligaments. लेकिन इसका एक का precise function जो होगा वो हम तब फिगर आउट करेंगे जब हम इसका आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के बारे में समझेंगे. आई होप दे आर क्लियर टिल नाउ. Yes, sir. ओके, ठीक है, कोई भी इशू होगा तो जस्ट लेट मी नो. ओके, ठीक है. लाइकवाइज ये हमारा पूरा शोल्डर गॉर्डल है, एंड हेयर वी कैन सी दीज आर द कोरैकोक्लाविकुलर लिगामेंट्स है ना, जिसमें हमारा एक ये लिगामेंट है, lateral one, मतलब basically this whole, that is the trapezoid ligament, and a bit medial to that is the conoid ligament है ना, and that gets attached on the inferior surface on the lateral one third of the clavicle on the trapezoid ridge and the conoid tubercle. Apart from that, we have got coracoacromial ligament, and then we have got the acromioclavicular ligament. So all the ligaments, they have their name according to their attachments. Okay, यहाँ तक तो हमें clear है. Now coming up to the clinical significance of the clavicle. Now this thing is really important. First of all, we can see that this is, just remember this, that clavicle is the first bone in which ossification starts. Can anyone tell me the meaning of the term ossification? Ossification का term का meaning क्या होता होगा? Formation of bone. Sorry? Formation of bone. Formation of bone, exactly है ना, मतलब कि the process through which a particular, you can say, immature bone in the infants, it gets converted into a mature bone, and it gets converted into an adult bone. That whole process is called as ossification. Okay, तो here we can see हमारे पास दो अलग अलग तरह के ossification होते हैं. Can anyone tell me? We have got two different types of ossifications.
और यू कैन से टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ और टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ ऑसिफिकेशन. एक हमारा लिखा हुआ है नाम, दैट इज द इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, and the second one, that is the n-chondral type of ossification. Let's just note it down. We have got n-chondral ossification, and apart from that we have got the intramembranous ossification. n-chondral ossification means वहाँ पे chondral term आ रहा है. अगर chondral term आ रहा है, it means that we should know chondral means cartilage. तो cartilage वहाँ पे cartilaginous growth हो रही है bone की. सबने टर्म सुना है cartilaginous epiphyseal growth plate या एपिफिजियल प्लेट, आपने टर्म सुना होगा. Yes, sir. ठीक है. तो एक बोन में अगर हम लॉन्ग बोन की बात करते हैं, वी हैव गॉट एन एपिफाइसिस जो कि आर्टिकुलेट करता है. देन वी हैव गॉट डायाफाइसिस जो उसका शाफ्ट होता है. एंड एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच में हमारे पास मेटाफाइसिस होता है, जहाँ पे काफ़ी डेंसली ब्लड वेसल्स एंड ऑल वो प्रेजेंट होती है. एंड ब्लड वेसल्स वहाँ पे ज़्यादा होती है. दैट्स वाई वी कैन सी दैट मेटाफिजियल रीजन इज मोर प्रोन टू दीज इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द बोन. मतलब बोन की जितने भी इन्फेक्शियस जो पैथोजन जो अटैक करते हैं वो मोस्ट कॉमनली हमारा मेटाफाइसिस पे अटैक करते हैं. खैर, वी कैन सी हमारे पास जस्ट बिलो द एपिफाइसिस वी हैव गॉट एन एपिफिजियल कार्टिलेजिनस एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट. ये हम बात कर रहे हैं इन्फेंट के बोन की या फिर इमैच्योर बोन की, जहाँ पे वो बोन अभी मैच्योर बोन में कन्वर्ट नहीं हुआ. तो उस केस में वी हैव गॉट दिस कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट, and this cartilaginous growth plate helps to increase the length of the bone. Bone की length increase करने में help करता है हमारा cartilaginous growth plate. Okay, and once the bone like it gets mature and converts into an adult bone, एक बार इसका ossification complete हो जाता है. After that we see that वो जो cartilaginous end plate जो है, that cartilaginous plate also ossifies and it also gets converted into a mature bone. and वहाँ पे सिर्फ एक fused epiphyseal line देखने को मिलती है हमें. ठीक है, एक fused epiphyseal line देखने को मिलेगी. लेकिन जब तक वो bone ossification process में है, तब तक we can say कि वहाँ पे हमारे पास cartilaginous growth plate present होता है, and that helps to increase the length of the bone. I hope everyone got this. सबको clear है ये चीज़? Yes, sir. That is called as Yes, sir. okay, that is called as n-chondral ossification. तो जितने भी बॉडी में लॉन्ग बोन्स है, सारी लॉन्ग बोन्स, ह्यूमरस, टीबिया, फीमर एंड ऑल दोज बोन्स, those have all these long bones have got this cartilaginous type of this n-chondral ossification, just except the clavicle, because this is the only long bone which shows intramembranous type of ossification. लेकिन इसके अलावा बाकी सारी लॉन्ग बोन्स जो होगी उन सब में हमारे पास cartilaginous ossification होगा. So we can say this is the clavicle is the only long bone which shows intramembranous type of ossification. अभी हम इसमें भी आते हैं कि ये होता क्या है. But we can see कि intramembranous ossification is present in the clavicle, and apart from clavicle you can say in the skull bones. हमारी skull की bones होती है, skull वाली bones जो होते हैं, they also show intramembranous type of ossification. तो basically what we can see intramembranous मतलब कि in a particular bone हमारे पास अलग अलग रीजन्स पे हमारे पास mesenchymal cells होते हैं. Mesenchymal cells are basically the cells which have got this potential to get converted into osteoblasts and eventually into osteocyte. जो mesenchymal cells होते हैं ना, mesenchymal cells are there is a term that is called as totipotent cells. TOTIPOTENT, totipotent or totipotential cells. It means कि those cells which have got this potential to like convert into certain cells जो कि let's say bone cells हो गई, या फिर let's say फाइब्रोसाइट्स हो गया, या फिर इन सब बोन्स में मतलब इन सब सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है. दोज सेल्स आर कॉल्ड एज mesenchymal cells. ठीक है, which are totipotent in nature. And so here we can see the mesenchymal cells get converted directly into osteoblast, and osteoblast of course osteoblasts gets converted into osteocytes जो कि mature bone cells होता है. And eventually we can see there is this mature bone formation मतलब हमारा clavicle में and skull bone में, and that type of ossification is called as the intramembranous type of ossification, जहाँ पे हमारा कोई भी clavicle, जहाँ पे हमारा कोई भी cartilage involvement नहीं है, but directly mesenchymal cells are eventually leading to the formation of the mature bone, and that is called as the intramembranous type of ossification. I hope we are clear with both the terms, the n-chondral ossification and the intramembranous ossification. सबको ये term clear है दोनों? Clear है सबको? Yes. Okay, okay, great.
अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जस्ट लेट मी नो, मेरे को इंटरप्ट कर दो बीच में, अगर कोई चीज़ अगर अगर आपको बहुत कर रही है, क्लियर नहीं हो रहा आपको, ठीक है. ओके, तो वी कैन सी वी गॉट दिस इंट्रामेम्ब्रेनस टाइप ऑफ ossification in the clavicle, and that is the only long bone which shows intramembranous ossification. Okay, except this, it is the first bone which where the ossification starts, and we can say it is one of the last bones जहाँ पे ossification end होता है. You can say almost by the age of 25 the ossification completes. ठीक है. एंड वी कैन सी वी हैव गॉट दिस सेंटर्स, द प्राइमरी सेंटर्स एंड द सेकेंडरी सेंटर्स. बेसिकली these are the centers जहाँ पे हमारा mesenchymal cells present होता है, and eventually these mesenchymal cells get converted into osteoblasts and osteocytes, and eventually they lead to the formation of this whole clavicle. ठीक है. these are called as the primary centers, the secondary centers, जहाँ पे हमारे mesenchymal cells काफ़ी densely present होते हैं. Okay, and that is basically the ossification of the clavicle. Are we clear with this? Are we clear with this particular concept? Okay. Yes. ठीक है. Okay. Before going further, just let me know. आप में से कुछ लोग आई होप ट्रैवल कर रहे होंगे अभी के टाइम पे. कोई है आप में से जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज सुबह का टाइम में मे बी यू विल बी ट्रैवलिंग फॉर अ जॉब और समथिंग, या फिर आपका इंटर्नशिप, या सर 8:30 को. अच्छा चैटली, आपको 8:30 पे आपको जाना. ओके ठीक है. यस सर. ओके ठीक है. ओके ठीक है. तो ठीक है, हमने ऑसिफिकेशन की बात कर ली. नाउ कमिंग अप टू सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ द क्लैविकल. देयर आर बेसिकली टू मेन कंडीशंस. वन इज द क्लैविकुलर डिसॉस्टोसिस, and another is the cleidocranial dysostosis. There is basically a difference between both these conditions. Clavicle dysostosis term means that there is a disorder in the development of the bone. अगर bone development में कोई disorder है, that is called as dysostosis. ठीक है. Okay, तो it means कि there is this term that is called as clavicular dysostosis, where we can see कि medial and lateral component जो है, ठीक है, they don't combine due to non-union of primary centers. It means कि primary centers, जो एक primary center, it was leading to the formation of the medial half of the clavicle, and lateral primary center was leading to the formation of lateral part of the clavicle, and दोनों आपस में combine नहीं हो पाते effectively, and that can lead to the malalignment, or you can say attachment of both the halves of the clavicle, and that is called as clavicular dysostosis. ठीक है, जहाँ पे दोनों centers जो है they don't come into contact with each other, जहाँ पे दोनों non union में चले जाते हैं, and that is called as clavicular dysostosis. Likewise, we have got another condition that is called as cleidocranial dysostosis, but here we can see it is more related to the absence of clavicle. अगर clavicle absent है, या फिर clavicle present है भी तो partially present है, थोड़ा बहुत present है clavicle, that is called as cleidocranial dysostosis. It means cleidocranial means the clavicle is basically absent, or you can say if it is present, it is partially present in an individual. That is called as cleidocranial dysostosis. And clavicular dysostosis means कि there is non-union of both the primary centers. That is called as clavicular dysostosis. I hope we are done with these two terms. And then we can say there is a particular nerve that is called as the supraclavicular nerve. The supraclavicular nerve, we can say that it comes from the brachial plexus, and I hope we are all clear with the term brachial plexus. सबने ये टर्म सुना होगा. ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम आपने याद किया होगा फर्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली. सबने पढ़ा है कि नहीं? Yes sir. Okay. Yes sir. ठीक है. तो we can see the superior, the lateral surface of the clavicle. यहाँ पे we can see जो skin surface है, तो यहाँ पे cutaneous innervation के लिए, मतलब sensory information के लिए, we have got a particular nerve, and that is called as the supraclavicular. This one, the supraclavicular nerve. Supraclavicular nerve, it comes from the brachial plexus, and sometimes we see that during the ossification process of the clavicle, जब यहाँ पे primary centers meet कर रहे हैं आपस में, in that particular time we can say that sometimes this supraclavicular nerve, it gets entrapped between both the primary centers, which will eventually lead to the you can say partial, or you can say complete absence of sensory information on the lateral part of the clavicle, on the skin surface of the, obviously, no? And that you can say sometimes that can also be present there, and that is because of the entrapment of the supraclavicular nerve between both the primary centers, and that can also happen sometimes. But mainly we have to talk about the two conditions, that is the cleidocranial dysostosis and the clavicular dysostosis. I hope we are clear with this.
Yes, sir. ठीक है. एंड ओके, सो विद दैट वी आर डन विद द क्लैविकल. जस्ट लेट मी नो कोई डाउट पूरे क्लैविकल में अभी तक कोई डाउट है? आई एम जस्ट गोइंग टू स्लो. अभी मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ एंड आई डोंट नो मैं रेडिएशन ना कवर कर पाऊंगा कि नहीं, बट सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं. एंड जस्ट लेट मी नो अगर अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कुछ, जस्ट लेट मी नो. इसके बाद हम धीरे धीरे पेस पकड़ लेंगे, लेकिन पहली क्लास को मैं थोड़ा स्लो ही रखता हूँ ताकि हम सब एक सेम पेस पे आ जाए. ओके ओके, तो आई होप वी डन विद द क्लैविकल. नाउ कमिंग अप टू द रेडियस एंड द अल्ना. ओके ओके, कैन एनीवन टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बहुत सिंपल को लेम क्वेश्चन है, बट स्टिल जस्ट टेल मी कि विच बोन इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड, मतलब रेडियस एंड अल्ना में से लैटरली कौन सी प्रेजेंट होती है? इज इट द रेडियस और द Radius. अल्ना? Radius. यू आर सेइंग इट इज द रेडियस, बट हाउ इज इट द रेडियस? मतलब अगर अगर मैं अपने अपने फोरआर्म को इस तरह से देखता हूँ तो आई थिंक रेडियस तो मीडियल साइड पे है, अल्ना इज ऑन द लैटरल साइड. Anatomical position के according. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ओके, तो इट मीन्स कि हमें हमें सारी बोन्स की बात करनी है एनाटॉमिकल पोजीशन में. एनाटॉमिकल पोजीशन मीन्स ओके जस्ट अ सेकंड. एनाटॉमिकल पोजीशन मीन्स कोई बताएगा एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब? Palm is facing ओके, हाँ, मतलब anteriorly. the palm faces anteriorly. The palm is facing, okay, the palm faces anteriorly and हमारा hand जो है वो sideways रहता है and the palm is facing anteriorly. हाँ गौरव क्या बोल रहे हो? You're not audible. I guess there is some issue with. Nothing, sir. Okay okay, तो it means whenever we are talking about the body in the anatomical position, तो जब भी हमें बात करनी है about the bone placement, कौन सी laterally present है कौन सी medially present है, in that case we have to talk about, we have to keep in mind the anatomical position of the body, and then from that we have to start, and उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा radius is present on the lateral side and ulna is present on the medial side ना. and इसके अलावा जब भी हम मसल्स की भी बात करते हैं या कोई भी anatomical structure को जब हमें define करना होता है, we have to keep in mind the anatomical position and then उसके उसके according हम उसकी बात करते हैं. Okay, so it means on the lateral side we have got the radius and on the medial side we have got the ulna, and these are the forearm bones. इतना हमें clear है. ह्यूमरस यू विल बी थिंकिंग कि हमने ह्यूमरस की बात क्यों नहीं करी, हम क्लैविकल के बाद सीधा इस पे आ गए. ह्यूमरस हम कल कवर करेंगे इसके बाद में. ओके, तो दिस इज अगेन अ लॉन्ग बोन, हमारी रेडियस एंड अल्ना. एंड कैन एनीवन टेल मी कि दोनों बोन्स में हमारा कौन सा टाइप का ऑसिफिकेशन होना चाहिए, सिंस दे बोथ आर द लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी? इंट्रामेम्ब्रेनस और द एनकॉन्ड्रल? एनकॉन्ड्रल, इट शुड बी एनकॉन्ड्रल ना, बिकॉज ऑफकोर्स अगेन हमारे पास कार्टिलेजिनस प्लेट प्रेजेंट होता है जो कि इवेंचुअली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूज्ड एपिफिजियल लाइन, एंड जो कि बोन की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और यू कैन से ऑसिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है. तो हमारे पास अगेन यू कैन से कि हमारे पास एनकॉन्ड्रल टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन है, सिंस इट इज अ लॉन्ग बोन. ओनली द क्लैविकल इज द लॉन्ग बोन जहाँ पे हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है. क्लैविकल एंड द स्कल बोन्स, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द बोन्स इन द बॉडी, ऑल द लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी, दे हैव गॉट the enchondral type of ossification. Okay, it is present on the lateral side, and okay, we need to keep in mind certain things here. First of all, जितने भी हम long bones की बात करेंगे, we will talking about the radius, the ulna, the humerus, the femur, and tibia, and ये सारी fibula even. तो ये सारे जितने भी long bones हैं, इनके बारे में जब हम बात करेंगे, we will be talking about them. First of all, हम proximal end की बात करेंगे, then we will be talking about the shaft, and then we will be talking about the distal end. सब bones को हम इस तरह से cover करेंगे. तो likewise radius में we can talk about first of all the upper end, then the shaft, and then the lower end. तो first of all, if we are talking about the upper end, तो here we have got, this is the radius है ना, this is the radius. तो radius head, अगर हम radius proximal part की बात करते हैं, तो first of all we can say we have got a radial head, we have got a neck of radius, and then we have got this particular region जहाँ पे bicep attach होता है. Can anyone tell me the name of this particular region? यहाँ जहाँ पे radial tuberosity. Exactly, जैसे हमने deltoid tuberosity की बात करी थी. Likewise we can talk about the radial tuberosity जहाँ पे हमारा bicep का I would say attachment हो रहा है. Insertion, origin
we can that can be debatable ना, कि मतलब अगर पर्सन एल्बो पे फ्लेक्शन कर रहा है तो वहाँ पे वी कैन से यहाँ पे इंसर्शन है, अगर पर्सन कोई दूसरा फंक्शन कर एक्शन कर रहा है तो वहाँ पे वी कैन से यहाँ पे ऑरिजिन है, बट वी कैन से वी हैव गॉट अ डिस्टल अटैचमेंट ऑफ द बाइसेप ऑन द रेडियल tuberosity of the radius, ठीक है, एंड ऑन there it shows its attachment. और अगर हम एक्शन की बात करें तो you can say it shows its insertion on the radial tuberosity, जहाँ पे when the bicep is showing its action on the elbow and it provides elbow flexion, ठीक है. Okay, we have talked about that and we can देखो जिसकी हमने बात करी थी ना, the long head of bicep it gets attached on the supragluteal tubercle, gluteus हो सके थोड़ा ऊपर, and likewise we have got the short head that gets attached on the coracoid process, and then we have got a distal attachment on the radial tuberosity. तो खैर हम अभी रेडियस की बात कर रहे हैं, तो proximal upper end की अगर हम बात करते हैं, we have got a head, we have got a neck, and then we have got a radial tuberosity. Okay, तो here we can see we have got this radial tuberosity, the head and the neck. Okay, इसके बाद हम एक चीज़ की और बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी हम पहले ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. अपर एंड हमने देख लिया, शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना, दोनों पे अभी हम आते हैं थोड़ी देर में, बिकॉज दोनों को हम कंपेयर करेंगे साथ में, एंड कंपेरेटिवली वी विल सी कि किस तरह से दोनों का शाफ्ट का बॉर्डर्स एंड सर्फेसिस का प्लेसमेंट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टॉक अबाउट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, we can see that we have on the distal end of radius we have got five surfaces, the anterior surface, the posterior surface, the lateral surface, the medial surface, and then we have got the inferior surface. ठीक है, we have got these five surfaces, the anterior, posterior, medial, lateral and inferior. Of course the inferior surface will show attachment with the carpals, ठीक है. lateral and inferior surface makes up the wrist joint, it shows its attachment with the carpals, and then okay, the medial surface it shows its attachment with the distal radioulnar joint. तो इस पे अभी हम आते हैं, लेकिन at least we have got an idea कि proximal part of radius जो है, proximal part it has got its head, the neck and the radial tuberosity पे. Distally we have got the five surfaces of the radius, that is the anterior, the posterior, superior, inferior and the lateral the anterior, posterior, inferior, lateral and medial, these five surfaces. And इसके अलावा there is a process on the distal most part of the radius. कोई नाम बता सकता है मेरे को उसका? A process on sorry, Styloid. exactly, that is called as the styloid process. Styloid process is present on the distal most end, सबसे distal most end पे जो होता है, that is called as the styloid process of radius. Okay, there is one thing that I want to talk about. First of all, can anyone tell me about the valgus and the varus forces? उसके बारे में, उसके बाद हम रेडियस पे आएंगे. valgus and varus forces कोई बता सकता है क्या होता है? The distal part which moves away from the midline of the body is the valgus, and which takes towards the body, that is varus force. Okay, कुछ एक्सटेंट तक ठीक है, बट अगेन दैट कैन बी कंफ्यूजिंग. या फिर इसके अलावा आपने कंडीशन के नाम सुने होंगे ना, जैसे क्यूबाइटस वेल्गस. देयर इज दिस टर्म दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग एंगल ना. कैरिंग एंगल मीन्स कि एक हमारा सबने पढ़ा होगा उसके बारे में, एक एक्सिस हमारा थ्रू द ह्यूमरस एंड दूसरा एक्सिस थ्रू द forearm, and then there is this angle that is formed that is called as carrying angle. So will the carrying angle increase or decrease in cubitus valgus? अगर cubitus valgus हो रहा है, और we can say अगर it will increase, है ना. तो लेकिन आपने किस तरह से इसको पढ़ा हुआ है, मतलब cubitus valgus या genu valgus varus, ये सब ये आपने आई थिंक याद किया होगा कि जेनो वेल्गस मीन्स नॉकनी, वेरस मीन्स बो लेग, ये आपने याद किया या फिर इसके पीछे कोई कंसेप्ट लगाया आप सबने? जस्ट लेट मी नो. सर जेनो वेल्गस वेरस with respect to quadriceps angle and जब cubitus का आया तो सर वो कैरिंग एंगल के हिसाब से एग्जैक्टली. हाँ, वो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कि वहाँ पे क्यू एंगल इंक्रीज हो रहा है या फिर हमारा कैरिंग एंगल इंक्रीज हो रहा है, बट दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेल्गस और वेरस स्ट्रेसेस. लेकिन एक्चुअली में वेल्गस एंड वेरस होता क्या, ये टर्म हम कैसे बोलते हैं कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन क्यूबिटल एंगल, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दैट इज वेल्गस ओनली, हम उसको वेरस क्यों नहीं बोल रहे हैं? या फिर नी में अगर नॉक नहीं होता है तो हाउ लाइक आर वी सेइंग दैट कि वो वेल्गस है, वो वेरस नहीं है? तो बेसिकली द थिंग इज देयर इज दिस सिंपल कंसेप्ट दैट इज कि इफ देयर इज एनी लैटरल, देखो एल्बो पे अगर हम बात करते हैं, देयर इज दिस लैटरल टू मीडियल फोर्स
फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे या जब भी हम बोन के ऊपर ऑल्टरेशंस पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ एनी फोर्स, अगर हम बोन के ऊपर ऑल्टरेशन पढ़ते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस कि जस्ट इमेजिन द बोन एज दिस मैलिएबल स्ट्रक्चर. बचपन में आप सबने वो क्ले से खेला होगा. क्ले से हम अलग अलग शेप्स बनाते थे. आई होप सबको आइडिया है उसके बारे में. जो क्ले से हम अलग अलग शेप्स बनाते थे, जस्ट वैसा बोन को आप इमेजिन करो, वैसा पिक्चर, वो आपका इजी कर देगा बोन के ऊपर डिफॉर्मिटीज़ या बोन के ऊपर कोई कंडीशन को पिक्चराइज करने के लिए. जस्ट इमेजिन द बोन एज दिस मैलिएबल ऑब्जेक्ट. इसको आप शेप चेंज कर सकते हो बहुत इजीली. एंड नाउ जस्ट पिक्चराइज दिस कि अगर एक लैटरल टू मीडियल फोर्स अगर मेरे एल्बो के ऊपर आता है, इफ देयर इज अ लैटरल टू मीडियल फोर्स ऑन द एल्बो, व्हाट डू यू थिंक इट शुड गो इनटू मोर वेल्गस और वेरस? और वो भी छोड़ो, इट देयर शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैरिंग एंगल. अगर लैटरल टू मीडियल फोर्स है, लैटरल टू मीडियल फोर्स ऑन द एल्बो, तो यहाँ पे कैरिंग एंगल इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? Decrease. इंक्रीज. इट शुड है ना, इट शुड इंक्रीज. एग्जैक्टली, इट शुड इंक्रीज. तो इट मीन्स if there is a force on the body that is acting from lateral to medial, अगर lateral to medial force अगर body पे act कर रहा है, that is called as valgus force. And as a consequence of that we can say valgus force की वजह से हमारा cubitus valgus देखने को मिल रहा है, जहाँ पे eventually carrying angle will increase. Likewise just apply this concept on knee joint. Knee पे if there is a valgus force or you can say lateral to medial force, what do you think? लैटरल टू मीडियल फोर्स अगर नी पे आ रहा है तो वहाँ पे नॉक नी इंक्रीज करना चाहिए कि बो लेग इंक्रीज करना चाहिए? लैटरल टू मीडियल फोर्स अगर नी पे आता है तो नॉक नी. एग्जैक्टली है ना. एंड दैट्स वी आर कॉलिंग इट एज जेनु वेल्गस. जेनु वेल्गस में वी कैन से हमारा नॉक नी इंक्रीज कर रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ए लैटरल टू मीडियल फोर्स. इट मीन्स लैटरल टू मीडियल फोर्स इज कॉल्ड एज वेल्गस फोर्स. And opposite to that, a medial to lateral force is called as, इसका opposite is varus, है ना. That is called as varus force. And जहाँ पे भी body में varus forces लगेंगे, मतलब medial to lateral force अगर लगेगा, तो उस केस में the carrying angle will decrease, है ना. Carrying angle will decrease. And as a consequence of that, we can say that elbow पे it is cubitus varus. knee पे हमारा it is genu varus. Likewise हम hip पे भी कर सकते हैं, मतलब हमारा femur पे कॉक्सा वेल्गा एंड कॉक्सा वेरा. अगर आपको ये टर्म क्लियर हो, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन द हेड नेक एंड द शाफ्ट ऑफ द फीमर, तो वी कैन से वो इफ देर इज अ वेल्गस फोर्स ऑन द नेक ऑफ फीमर, तो इन दैट केस ये हेड है, ये हेड नेक है फीमर का, एंड दिस इज द शाफ्ट. दिस इज इसको इस तरह से देख लेते, दिस इज द हेड नेक एंड दिस इज द शाफ्ट. ये मैं राइट साइड फीमर की बात कर रहा हूँ. इफ देर इज अ लैटरल टू मीडियल फोर्स, डोंट यू थिंक कि हमारा हेड नेक एंड शाफ्ट एक लाइन में आ जाना चाहिए? बिकॉज ऑफ वेल्गस फोर्स ऑन द नेक ऑफ फीमर, एंड बिकॉज ऑफ अ वेरस फोर्स ऑन द नेक ऑफ फीमर, मीडियल टू लैटरल फोर्स, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शुड डिक्रीज. ये एंगल जो है इट शुड डिक्रीज. वेल्गस फोर्स में इट शुड इंक्रीज. ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ओके, ठीक है. तो वहाँ पे आप टर्म अप्लाई कर सकते हो, कॉक्सा वेल्गा एंड वेरा. लाइकवाइज नी पे तो आई होप आज के बाद हमें याद नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया ये चीज़ याद करने में कि क्यूबाइटस वेल्गस में क्या हो रहा है इसमें. अब यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑन एनी पर्टिकुलर एनी जॉइंट ऑफ द बॉडी, एंड यू कैन इजीली फिगर आउट कि इफ देयर इज अ वेल्गस फोर्स, दैट वेल्गस फोर्स इज लैटरल टू मीडियल एंड वेरस फोर्स इज मीडियल टू लैटरल. एंड we can say कि it can be because of various reasons ना. मतलब जैसे अगर हम नी की बात करते हैं, let's say there are some peroneal muscles means lateral side of knee पे कुछ muscles present है. if those muscles they go into shortening, नी हमारा कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है ना. दिस ये हमारा femoral condyle है, ये हमारा टीबिया है, ठीक है, कॉन्केव, एंड ये कॉन्वेक्स है. अब लेट्स से हमारे लैटरल साइड ऑफ नी पे इफ देयर आर सम मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि हमारा लैटरल टू मीडियल फोर्स आएगा? मतलब लैटरल साइड पे कंप्रेशन है एंड मीडियल साइड पे टेंसाइल खिंचाव है, तो डोंट यू थिंक कि देयर विल बी अ लैटरल टू मीडियल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेल्गस विल इंक्रीज ऑन द नी जॉइंट. ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं? जस्ट लेट मी नो, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ओके. एंड इफ देयर इज अ मीडियल टू लैटरल फोर्स, अगर मीडियल साइड पे अगर मसल्स टाइटनेस में है एंड लैटरल साइड पे अगर वीकनेस में है, तो इन दैट केस देयर विल बी अ वेरस फोर्स एंड दैट विल लीड टू जेनु
वैल्गस और वैरस, वैरम वैरम, जेनु, हाँ जेनु वैरम है ना, एंड या फिर जिसको हम लेमन टर्म में बो लेग कह देते हैं, ठीक है. ओके, बट आई होप एवरीवन गॉट दिस कंसेप्ट कि किस तरह से मसल कंप्रेशन एंड ऑल दैट इट कैन लीड टू दिस वायरस एंड वायरस स्ट्रेसेस ऑन द बॉडी, एंड इसके अलावा देयर कैन बी एक्सटर्नल फोर्सेस एज वेल विच कैन लीड टू दिस फोर्स. ओके, तो इसके बारे में हमने बात कर लिया. वी आर टॉक्ड अबाउट द वैल्गस एंड द वायरस. अब यहाँ पे मैंने इसकी बात इसलिए करी बिकॉज देर इज दिस एक दोनों बोन्स के बीच में अगर हम देखते हैं अल्ना एंड रेडियस, दोनों के बीच में वी हैव गॉट दिस मेम्ब्रेन. कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस मेम्ब्रेन? क्या होता है? इंटर ऑशियस मेम्ब्रेन है ना, इंटर ऑशियस मेम्ब्रेन. दोनों बोन्स के बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता होगा? वी कैन सी कि व्हेन एवर वी आर बेयरिंग वेट ऑन आवर हैंड, अगर हम हैंड पे वेट बेयर करते हैं, all these forces they travel up through the from the carpals up to the forearm bones and eventually up to the humerus and the clavicle. ओके, तो वी कैन सी, अगर सबसे पहले जो अगर हमारा रिस्ट से जब वो फोर्स जाता है, तो रिस्ट से मैक्सिमम फोर्स कौन सी बोन लेना चाहेगी? मतलब रेडियस लेगी या अल्ना लेगी? रिस्ट से मैक्सिमम फोर्स कौन सी बोन लेगी, रेडियस या अल्ना? डिपेंडिंग अपॉन की मतलब मेजर बोन प्रेजेंस किस बोन का है, मतलब रेडियस का प्रेजेंस ज़्यादा है कि अल्ना का प्रेजेंस ज़्यादा है? रेडियस का, एग्जैक्टली. रेडियस का प्रेजेंस जब यहाँ पे ज़्यादा है तो रेडियस विल टेक अप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल फोर्स रिस्ट पे जो आता है दैट इज टेकन अप बाय द रेडियस, एंड अल्ना जस्ट टेक्स 20% ऑफ दैट फोर्स. लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये इंटरऑशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता एंड सारा का सारा हमारा रेडियस का फोर्स रेडियस के थ्रू ये प्रॉक्सिमल रेडियस पे चला जाता. डोंट यू थिंक कि प्रॉक्सिमली हमारी अल्ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, एंड रेडियस इज मच फीबल, काफ़ी वीक है रेडियस प्रॉक्सिमली. इवन दो डिस्टली रेडियस हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अल्ना फीबल है, लेकिन प्रॉक्सिमली द रेडियस इज मच वीकर एंड द अल्ना इज स्ट्रॉन्गर. तो अगर ये फोर्स ट्रांसमिशन नहीं होगा थ्रू द इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस इट विल बी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. एम आई राइट और रॉन्ग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर अगर यहाँ पे इंटरऑशियस मेम्ब्रेन एब्सेंट हो तो? यस सर. हाँ, ठीक है. तो एक तो चीज़ होगा कि इफ देर इज एन एब्सेंस, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इफ देर इज एन एब्सेंस ऑफ द इंटरऑशियस मेम्ब्रेन which bone is more prone to fracture? So it is the proximal part of the radius, or you can say head and neck part of the radius. And if ठीक है, and इसके साथ में we can see one more thing. let's say elbow पे हमारा valgus increase कर गया, elbow पे हमारा cubitus valgus increase हो गया. In that case what do you think ज़्यादा compressive force कहाँ है? So first of all valgus की अगर हम बात कर रहे हैं, valgus means lateral to medial force. लैटरल टू मीडियल फोर्स अगर आ रहा है तो व्हाट डू यू थिंक कंप्रेशन ज्यादा कहाँ बढ़ना चाहिए और खिंचाव कहाँ? एग्जैक्टली. हाँ, खिंचाव और टेंसाइल फोर्स शुड इंक्रीज मोर ऑन द मीडियल साइड, यहाँ खिंचाव ज़्यादा बढ़ना चाहिए, एंड कंप्रेशन शुड इंक्रीज ऑन द लैटरल साइड. तो वी विल सी अगर एक इंडिविजुअल है विथ इंक्रीज्ड क्यूबाइटल एंगल, विथ इंक्रीज्ड कैरिंग एंगल, and apart from that the person has congenital absence of interosseous membrane, what do you think what will happen in that person? एक तो compressive force इतना ज़्यादा हो गया lateral side पे, and along with that interosseous membrane भी absent है. तो I think in that we should not allow that person to bear any kind of weight on their wrist ना, because जो force आएगा है ना, it will not पे ज़्यादा force रहेगा sir. Exactly, majorly on the proximal part of radius, and you can say on the head and neck part of the radius है ना. Head and neck of the radius will be highly susceptible to fracture है ना in that particular case. तो ठीक है, तो इस टाइप से we can figure out. तो अगर हमें क्लियर हो गया तो it means valgus में हमारा compressive force is more on the lateral side, and in case of varus there will be more amount of compressive force on the medial side. Okay, so this much we are done with this, and we are radius में we have talked about the proximal part, the distal part of the radius. शाफ्ट पे अभी हम आते हैं, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है. अल्ना की अगर हम बात करते हैं, जस्ट अल्ना को हम अभी कंप्लीट करते हैं. अल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट की अगर हम बात करें, वी कैन सी हियर द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अल्ना इज मच स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टल पार्ट ऑफ अल्ना, अनलाइक द रेडियस जहाँ पे डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस वॉज मच स्ट्रॉन्गर देन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ रेडियस. Okay, so here keeping that in mind, we can see that the proximal process of the ulna, I think everyone will be aware of this thing, that this part of ulna is called as the olecranon process na. There was a question I think in Suraj Kumar किसी book में PP Mohanty में I think question है,
that which bone is the actual true elbow bone, or which part of the bone, ऐसा कुछ था कि is called as true elbow bone. तो that is basically the olecranon process of ulna. अगर आपको elbow palpate करने को बोला जाता है तो आप ये part दिखाते हो ना, you show this particular. तो ये जो हम part की बात कर रहे हैं, that is basically the olecranon process of ulna, right? Olecranon process of ulna, and that is the olecranon process. And likewise we have got this another process that is called as the coronoid process. This is called as the coronoid process, this is called as the olecranon process. Then now remember this is coronoid process, not the coracoid. Coracoid हमने कहाँ पढ़ा था? Coracoid process shoulder. स्कैपुला ना? Yes, sir. हाँ है ना, स्कैप एग्जैक्टली ना, स्कैपुला में हमने शिवानी स्कैपुला, हाँ तो स्कैपुला में हमने पढ़ा था अबाउट द coracoid. This is coronoid process, and that is the distal process of the ulna. Just remember this. And apart from that, we have got this yellow shaped notch that is called as the trochlear notch. Why we are calling it as trochlear notch? Because आगे जाके जब हम humerus पढ़ेंगे, we will see कि humerus, distal part of humerus has got different these structures. The lateral part of distal humerus has got this circular structure that is called as capitulum. इसके अलावा मीडियल साइड ऑफ डिस्टल ह्यूमरस हैज गॉट दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉक्लिया, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से इसको हम इसके ऊपर जो नॉच अटैच होता है अल्ना का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉक्लियर नॉच. एंड यू कैन से द हेड ऑफ रेडियस गेट्स अटैच्ड ऑन द कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस. Okay, so we have got this trochlear notch. We have got the olecranon process and the coronoid process. And apart from that, we have got this another notch that is called as the radial notch. Of course, with which we will see कि radius attach होता है, and it makes which joint? Can anyone tell me? कौन सा joint बनाता होगा? Proximal? Radio-ulnar joint, exactly. Proximal radio-ulnar joint made by the attachment of the radial notch and the head of the radius. Likewise, we have got a distal radio-ulnar joint as well. Now, distal radio-ulnar joint, we can see we have got a notch on the radius. So basically, you can say ulna has got this radial notch, and radius has got ulnar notch. Just remember this thing. Okay, proximally ulna has got radial notch, जहाँ पे proximal radio-ulnar joint बनता है, and distal radius has got this ulnar notch, जहाँ पे जिसके साथ में हमारा distal ulna attach होता है and makes the distal radio-ulnar joint. तो ulnar notch on the distal part of radius and radial notch on the proximal part of ulna. ठीक है, just remember this. Okay, I hope we're done with this thing. The radial notch, the ulnar notch, and the proximal end of the ulna. And apart from that, the distal end is just simple. We can say we have got this ulnar styloid process. The distal most structure of the ulnar that is called as the ulnar styloid process. And then we have got this distal radio ulnar joint and the proximal radio ulnar joint. Okay, just let me know if there is any issue till here. यहाँ तक कोई यहाँ तक clear है? Is this clear till now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I hope you guys are listening, because I don't know कि again online है, I can't see you guys, तो because I don't know कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं. Is this interesting or not? या फिर boring हो रहा है? कैसा हो रहा है ये? कैसे चल रही है क्लास? Interesting है, sir. Okay, अदिति आपके लिए इंटरेस्टिंग, बाकी सबके लिए? वैशु ओके आपके लिए? ओके, कोई भी अगर इशू रहता है कोई भी मेरे पढ़ाने में है, कुछ भी रहता है, या फिर फास्ट जा रही है क्लास है, स्लो जा रही है ज़्यादा है, कुछ भी, ओके, तो जस्ट लेट मी नो. ओके, तो आई एम हैप्पी टू नो कि चलो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग सुन रहे हो. ओके, ग्रेट. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो ulnar joint, and देयर इज वन लास्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. दैट इज अबाउट द शाफ्ट ऑफ बोथ द रेडियस एंड द ulna. तो इसके लिए जस्ट वांट कृति. ओके, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर लाइकिंग द क्लास. ओके, मैं इसके लिए एक चीज़ करना चाह रहा हूँ. जस्ट मेरे को यहाँ पे वाइट बोर्ड ओपन करना है. हाँ, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. सब ये देख पा रहे हैं, ये ब्लैंक स्क्रीन? Yes, sir. ओके, नाउ सिंपली कौन सा साइड ले, हम राइट साइड लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द राइट साइड फोर आर्म.
राइट साइड फोर आर्म के बारे में बात करते हैं. आई जस्ट वांट एवरीवन, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं बना दूंगा उसका, आप स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ठीक है. तो जस्ट हमें अभी अभी बॉर्डर्स की बात करनी है, हमारा रेडियस एंड अल्ना, बॉर्डर्स एंड सरफेसेस. तो उसके लिए सिंपली अगर वी जस्ट हैव टू मेक दिस वन ट्राइंगल, एंड आई थिंक ये सेम इमेज हमारी आई डोंट नो बीडीसी या उसमें भी विश्राम सिंह में भी है. ओके, तो राइट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट साइड फोर आर्म. ये राइट साइड फोर आर्म की हम बात कर रहे हैं. एंड राइट साइड फोर आर्म को आप पर्सपेक्टिव में हमेशा रखना, जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं आप राइट साइड फोर आर्म को अपना देखते रहना साथ साथ में, ठीक है. तो ऑफकोर्स दिस विल बी द रेडियस ना, दिस इज सपोज टू बी द रेडियस एंड दिस इज सपोज टू बी द अल्ना. जस्ट लेट मी नो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो. राइट साइड फोर आर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट साइड फोर आर्म में दिस इज द लैटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड, एंड दिस इज सपोज टू बी द रेडियस, दिस इज सपोज टू बी द अल्ना. आर वी क्लियर टिल नाउ? जस्ट लेट मी नो, आर वी क्लियर टिल नाउ? ठीक है. तो here we are supposed to just talk about the surfaces and the borders. Just in order to remember the surfaces, यहाँ पे हमें क्या करना है, just remember this. हमारे पास first of all, can anyone tell me इस इमेज को देख के हमारे पास कितने surfaces and कितने borders होंगे रेडियस एंड अल्ना के पास? How many surfaces and how many borders? 3 surface 3 border. Exactly, three surfaces. ये एक surface, ये एक surface, ये एक surface. Likewise 3 surfaces and 3 borders. ठीक है. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली ईजी टू रिमेंबर कि हमारे पास, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ. दिस इज द एंटीरियर सरफेस, ठीक है. दिस इज द एंटीरियर सरफेस. ओके, दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना. लाइकवाइज वी हैव गॉट दिस एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस, एंड लाइकवाइज वी कैन से, अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं, वी हैव गॉट दिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, एंड देन वी हैव गॉट दिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस. And then we can say this will be the medial side and this will be the lateral side ना. सबको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं? फोर आर्म को हम देख रहे हैं, फोर आर्म की हम बात कर रहे हैं ना. तो फोर अल्ना का मीडियल साइड, तो दिस यू कैन से दिस विल बी द मीडियल साइड ऑफ अल्ना, एंड देन वी विल से जस्ट दिस विल बी द लैटरल साइड ऑफ रेडियस. तो यू कैन से कि दिस इज द, अगर हम रेडियस की बात करते हैं, in radius we have got 3 surfaces, the anterior surface, the posterior surface and the lateral surface. Likewise in case of ulna we have got an anterior surface, a posterior surface and a medial surface. There is no lateral surface, there is a medial surface. A medial surface in the ulna, a lateral surface in the radius. And likewise we can talk about the borders as well. So we can say that we have got an anterior, this is the anterior border, okay, of the ulna, and likewise we have got an anterior border of the radius. ठीक है. दोनों का हमारे posterior border भी होगा, because this is supposed to be the posterior border. Okay, हाँ, ठीक है. and then this is the posterior border of the radius. and इसके साथ में now हमारा आता है ये कि अगर हम इसके अलावा हमारा इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट समवेयर हियर ना, between the radius and the ulna. So we can call these both borders as the introitious border of ulna as the radius, or we can say कि this is supposed to be the lateral border or the medial border. आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अल्ना का, हाँ, ये lateral side है, ये medial side है. I hope we are all on the same page. सबको समझ आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है हम किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं इस चीज़ को. हम यहाँ पे ये राइट साइड फोर आर्म की बात कर रहे हैं, एंड वी कैन सी दिस कि दिस इज द लैटरल बॉर्डर, लैटरल साइड ऑफ अल्ना. तो वी कैन कॉल दिस एज द लैटरल बॉर्डर ऑफ अल्ना, एंड ये हमारा मीडियल साइड ऑफ रेडियस है. तो वी कैन कॉल दिस एज द मीडियल बॉर्डर ऑफ रेडियस. जस्ट लेट मी नो यहाँ तक कोई इशू है तो. एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों सेम है, बॉर्डर्स एंड सरफेसेस, ठीक है. बॉर्डर्स भी एंड सरफेसेस भी दोनों का सेम रहेगा. जस्ट इशू या डिफरेंस हमारा आता है विद द लैटरल एंड द मीडियल. तो दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना, दिस इज द लैटरल सरफेस ऑफ अल्ना. लाइकवाइज वी हैव गॉट दिस इज द लैटरल बॉर्डर ऑफ अल्ना एंड दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ अल्ना. यहाँ तक कोई इशू है? लेट मी नो. ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, एंड कोई भी आप में से खुशबू, कैन यू डू दिस?
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जस्ट सेंड दिस इन द ग्रुप, ठीक है? ओके खुशबू, जस्ट इसको आप ग्रुप में सेंड कर देना जस्ट आफ्टर दिस क्लास, ठीक है? एंड आई होप वी आर डन विथ एंड इफ समवन आस्क्स यू कि विच आर द इंट्रोशियस बॉर्डर्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना, तो वी कैन इजीली से दैट the medial border of radius is the introtious border of the radius and the lateral border of ulna is the introtious border of ulna, where the introtious border are present, and eventually we can talk about the surfaces and the borders of the ulna, of the radius and ulna. I hope we are clear with this. Okay, Khushbu screenshot ले लिया? Okay. Okay, great. Yes. Okay, great. So ठीक है, हमारा टाइम भी हो गया है एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द दोनों को हमने कलेक्टिवली बात कर ली. वी हैव टॉक्ड अबाउट द शाफ्ट्स ऑफ बोथ द रेडियस एंड द अल्ना. वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल पार्ट्स ऑफ रेडियस एंड द अल्ना. And the now कल वाली क्लास में we will be talking about the humerus, and then again we will come back here and we will see कि how these bones they articulate. The radius, the ulna as well as the humerus, इसके हम articulation के बारे में बात करेंगे. And along with that ये जो एक मैं आपको homework देके जा रहा हूँ, ये हमने we can see here कि हमारे पास कुछ ligaments present है. हम कल बात करेंगे ulnar ligament क्या होता है and all that, but we can see that we have got certain set of lateral ligaments and certain set of medial ligaments. एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे. What do you think, like if there is a valgus force, first of all just tell me valgus force हमने क्या डिस्कस किया था? That is lateral to medial और medial to lateral, कौन सा फोर्स था? lateral to medial. Exactly. तो it means जब हाँ exactly, तो अगर हम valgus force की बात करते हैं, what do you think कौन सी साइड का ligament should खिंचाव कहाँ पे होना चाहिए? which ligament should become taut? यहाँ ligament की टर्म में हम दो टर्म यूज करते हैं. ओके should be medial, ठीक है. लिगामेंट्स में हम दो टर्म यूज करते हैं, लिगामेंट टॉटनेस एंड लिगामेंट लैक्सिटी. या तो लिगामेंट ढीला पड़ जाएगा, लिगामेंट ढीला हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट लैक्सिटी. एंड लिगामेंट खिंचाव में आ जाएगा, काफ़ी टाइट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट टॉट. लिगामेंट इज बिकम टॉट, TAUT टॉट, ठीक है. तो ओके, तो इट मीन्स कि इफ देर इज अ लैटरल टू मीडियल फोर्स अगर आता है, वैल्गस फोर्स अगर आता है, तो इन दैट केस, या फिर वी कैन से इफ देर इज एन इंक्रीज्ड कैरिंग एंगल, खिंचाव will be on the medial side, and it means that the medial collateral ligaments will be under tautness or laxity. The medial collateral ligaments tautness होगा कि laxity होगा? No, tautness. नहीं, they should be under tautness ना. देखो, if there is an increase in cubital angle, ज़्यादा खिंचाव, जस्ट सिंपली मैं इसको तभी हिंदी में बोल रहा हूँ कि खिंचाव और टेंसाइल फोर्स या फिर खिंचाव कहाँ पे ज़्यादा होगा, लैटरल साइड पे कि मीडियल साइड पे? अगर इफ द कैरिंग एंगल इंक्रीजेस, इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक? खिंचाव इज ऑन द मीडियल साइड ना. एंड इसको अगेन आई एम सेइंग कि इसको जस्ट पिक्चराइज दिस. मेरे पास एक टेप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, वरना मैं लगा के दिखा देता कि अगर आप एक डक टेप यहाँ अप्लाई करोगे, एक डक टेप यहाँ अप्लाई करोगे, व्हाट डू यू थिंक? अगर आपका कैरिंग एंगल इंक्रीज करता है, तो लैटरल साइड से जो टेप आपने अप्लाई किया था वो ढीला नहीं हो जाना चाहिए, एंड मीडियल साइड से जो आपने टेप अप्लाई किया था वो खिंचाव में आ जाना चाहिए. जस्ट पिक्चराइज दिस, ठीक है. तो इट मींस इट विल बी द मीडियल साइड लिगामेंट्स विल बिकम मोर टॉट on increasing the carrying angle, and the lateral side ligaments will become more lax. And इसका opposite, अगर हमारा varus increase होता है, let's say if there is a high amount of varus force, or you can say the elbow has come into genu varus, in that case what do you think? Which side ligament should come into tautness? Lateral or medial? Lateral, exactly, ना? हाँ, तो lateral side ligament should come under tautness and medial side ligament should come under ligament laxity. ओके, मसल के केस में थोड़ा अपोजिट होता है, लेकिन उसको हम फिर बाद में बात करेंगे. लेकिन वी आर डन विद द लिगामेंट्स, ठीक है. लिगामेंट्स को हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, एंड एक बार वापस हम इस पे आएंगे, एक बार इसको रिकैप करेंगे कल, एंड देन विल बी कंटिन्यूइंग विद द ह्यूमरस. ओके, बट टिल नाउ आर वी क्लियर विद these concepts and these topics, the clavicle, the radius and the ulna? Just let me know. Yes sir. Okay, कुछ नया सीखने को मिला या ये सब बिल्कुल? आई नो काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी पहले, बट आई होप कुछ नया मिला हो. वैल्गस वेरस वाला कंसेप्ट किसको पता था पहले से? वैल्गस एंड वेरस फोर्स वाला कंसेप्ट बेसिकली
या वो नया पता चला? बिकॉज पता था सर, लेकिन आपने जो एक्सप्लेन किया वो ज़्यादा अच्छे से अभी याद ओके रहेगा। ओके ओके ठीक है, मतलब वो चीज़ था बिकॉज बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं इवन फाइनल ईयर तक मैं याद करता था इस चीज़ को कि क्यूबाइटस, बिकॉज कोई किसी ने बताया नहीं था कि देर इज दिस वैल्गस एंड द वेरस फोर्सेस, एंड जिसकी वजह से हम उसको डिफाइन करते हैं एज अ वैल्गस डिफॉर्मिटी और अ वेरस डिफॉर्मिटी. Was bit confusing till now, Vaishu, but I hope अब क्लियर हुआ. Still, if there is any issue, just let me know. Okay. Okay, great, great, great. It's clear now. And चलो let's find it up here only, and कल से फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको. एंड मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ आई थी, मैं भूल गया. कुछ मुझे और डिस्कस करना था. चलो ठीक है, कल ही हम देखते हैं, कुछ ना कुछ वो आएगा तो हम इसको उसकी बात कर लेंगे. बट चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम ह्यूमरस, एंड एक बार इसको हम वापस एक बार रिकैप करेंगे, एंड देन विल बी कंटिन्यू विद ह्यूमरस फ्रॉम टुमारो. ओके, सो लेट्स वाइंड इट अप हियर ओनली, एंड थैंक यू एवरीवन. Thank you. थैंक यू सर. Okay. Okay, thanks. Okay, thank you. Okay, just revise this thing first, and then एक बार कल जब हम इसको करेंगे, जैसे इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा इजीली कल आप इसको और ग्रास्प कर पाओ. चलो ओके ठीक है, चलो थैंक्स.